Respected head of the department, Professor Anand Mishra, and great scholar offline and online, our friend Dr. Bagre ji, Dr. Durgesh Chaudhary ji, and online scholar Professor Daniel Rave, Professor Ambika Dutt Sharma ji presiding over the session, Dr. D.A. Gangadhar, Professor Paneer Selvam, and others, many students, teachers, and listeners. I will deliver my talk in Hindi, but I am very much honored to have chosen as a speaker for this lecture series. So I could not say it is a great honor to me. It is a great honor to me, and I think it is a mark of the friendship rather than scholarship. There are so many scholars better than me, but why I have been chosen, I do not know. So, I am not such a great scholar, but I will speak whatever I know and whatever I have understood about KCB, because it is very difficult to say that what I am saying will be pleasing to all of you or will be intelligible to all of you or intelligible to me even when I am reading the K.C. Bhattacharya. So how can I claim? But think over it, what I am going to say. I will speak in Hindi because I have written in English, and बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये हिंदी धीरे धीरे छूटती जा रही है क्योंकि ये बहुत सारे लोग अंग्रेजी में आ रहे हैं, इसलिए जो है हम हिंदी में ही अपने स्पीच को कहेंगे। अंग्रेजी में तो पेपर मैंने लिख दिया है, पहले सोचा था। और आज जिसकी चर्चा हुई है स्वराज इन आइडियाज, उसकी एक बात ये भी थी कि हमको ये दिखाना है कि हम दर्शन, जो हमारी भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उनमें हम अपने दर्शन को प्रतिपादित कर सकते हैं। तो किसने क्रिटिसाइज किया किसने नहीं किया उससे हमको कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें क्या बात कही है, सब बातें किसी की गलत नहीं होती, अनेकांतवाद से चलते बहुत सारी बातें अच्छी भी कही गई। अच्छी ये कही गई है कि उन्होंने कहा है कि बिना आलोचना के हम पाश्चात्य दर्शन को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हम उसको जो है विचार करके, अविचारित रूप से उसको न स्वीकार करें। कोई पाश्चात्य दर्शन में कह रहा है इसलिए हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, उस पर विचार करें और वो हमको सही लगता है उसको टक्कर अगर हम देते हैं, या उसको गलत लगता है तो उसको काटने की क्षमता रखें, क्योंकि ये हमारा जो विकास है, हमने कोट किया उसी से ये है। स्वराज इन आइडिया से ही पहला, जीनियस कैन unveil the soul of India in art, but it is through philosophy that we can methodically attempt to discover it. भारत की जो आत्मा है वो दर्शन के माध्यम से ही खोजी जा सकती है, इसी में हमारी विशिष्टता है और इसी के माध्यम से हम चल सकते हैं। तो इसलिए आर्ट में उस समय रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो आर्ट में भारत का मान, बहुत सारे उनके जो ब्रदर्स इत्यादि थे वो भी बहुत आगे थे, तो उससे काम नहीं चलेगा। दर्शन में हमको दिखाना पड़ेगा कि हमने जो अतीत में कार्य किया है उसकी भी महिमा है और हमारी उसमें विशिष्टता है, इसलिए हमको जवाब देना पड़ेगा। तो ये बातें तो अच्छी बातें हैं, कोई आलोचना करता है उस पर हमको नहीं, एक ही बात की बहुत सारे लोग आलोचक होते हैं, तो आलोचना से हमको डर थोड़े जाना, देखना है कि वो आलोचक जो है सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। हो सकता है उसमें कोई बातें हैं जो अच्छी नहीं लो, क्योंकि वो ब्राह्मणों का दर्शन है, ये दर्शन है, वो सब कोई बनाएगा उसी ढंग से कोई कहे, तो ये सब तो होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन दार्शनिक होने के कारण हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जो सुन रहे हैं और हम लोगों को ऊपर उठना चाहिए। दर्शन का यही मतलब है कि हम चाहे जिस जाति व्यक्ति में हो, अगर मान लीजिए पूरे जीवन में नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम विचार के स्तर पर 1 घंटा के लिए विचार करें, उस समय ऊपर उठ जाए, है कि नहीं? उस समय जो है सबको छोड़कर विचार करें कि वो कह रहे हैं तो क्या करें, और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते वो सब छूट ही जाता है, और धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते पकड़ लेते हैं। तो 1-1 घंटा छोड़ते रहिए, जैसे साधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वैसे 1-1 घंटा भी जाति वो छोड़ते रहें तो धीरे धीरे कुछ कम होती जाएगी, उसका भार जो है कम होता जाता है। धीरे धीरे पकड़ते जाए, 1-1 घंटा पकड़ते जाए तो वह भार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। तो इसलिए जो है
उसमें हम भी पढ़े, इसीलिए हम मंगाए कि हम जो ये लिखने चल रहे हैं, और उसी के प्रभाव से मैंने हिंदी में ही ये लेक्चर देना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने ये जो कांटेर दर्शन लिखा उसमें यही दिखाने के लिए लिखा है कि भारतीय भाषाओं में ऐसी शक्ति है कि हम पाश्चात्य दर्शन को भारतीय भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो एक उसकी बात है, जब तक हम नहीं दिखाएंगे तो हमारे दार्शनिक सोचेंगे, हमारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो सोचेंगे कि हमारा जो भाषा जो है हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने जो है वो ग्रंथ जो है वो बंगाली में लिखा, और यही उसका मुख्य प्रयोजन था कि दिखाने का कि हम उसमें हम भाषा कर सकते हैं। तो वो कितना पॉपुलर हुआ, कितना पॉपुलर होगा, ये सब जो है कितना होगा, ये उसमें कहने। दूसरी बात एक ये है इनके दर्शन के विषय में, इनकी जो विशेषता है वो है, और एक फिलॉसफी ऑफ कालिदास भट्टाचार्य जो ICPR ने एडिट किया है, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि कालिदास भट्टाचार्य का मत कहा कि सदा से ही यह विवाद चलता आ रहा है कि यथार्थवाद का लेकर के और विज्ञानवाद को लेकर के ये झगड़ा हमेशा से चला आ रहा है, कौन श्रेष्ठ है, यथार्थवाद जीत गया कि विज्ञानवाद जीत गया। तो जब इतने दिन से कोई नहीं जीता तो आज हम उसको जिता नहीं सकते हैं। 10 लोग बैठ जाए कहें कि यथार्थवादी हो गए, और फिर जो है तो हमको क्या करना है कि हमको ये दिखाना है कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाना है। हम यथार्थवाद का प्रतिपादन करें तो जितने सारे उसके सबल से सबल तर्क हो सकते हैं उसके विषय उसके साथ उसको प्रस्तुत करें, और प्रस्तुत करके हम उसको दिखाने का कोशिश करें। ये जैन मोहंती ने उन पर लेख लिखा है, कालिदास भट्टाचार्य पर लेख लिखा है। जो कालिदास भट्टाचार्य जो कर रहे हैं वही केसीबी का, किसी को भी उठाने की तरफ जो उनका प्रयास होता है उसको गिराने की तरफ नहीं कर, वो कितना ऊपर जा सकता है। आप जो कहते हैं हम, आप जैसे किसी ने कहा कि आप ये रास्ते से चलिए, तो चलिए हम आप ही के रास्ते से चलते हैं, है कि नहीं? तो आप ही के रास्ते से चलते हैं तो हम कितना दूर तक आपके रास्ते से जा सकते हैं। तो उन्होंने जो है जो सांख्य पर लेख लिखा है और जो है योग पर लेख लिखा है उसमें यही दिखाने का प्रयास किया है कि सांख्य की दृष्टि से हम सांख्य को कितना ऊपर ले जा सकते हैं। वहां वेदांत की दृष्टि नहीं लगाई है। उसी ढंग से जब अनेकांतवाद पर लिखा है तो अनेकांतवाद की दृष्टि से जो है हम अनेकांतवाद को जैन दर्शन की दृष्टि से अनेकांतवाद को कितना आगे तक ले जा सकते हैं। ये नहीं कि वेदांत की दृष्टि से अनेकांतवाद को ले सकते, ऐसा नहीं किया है। क्योंकि जैन दर्शन तो है, चाहे उसको नवीन कहिए चाहे वो प्राचीन कहिए, जब कुछ लोग मानने वाले हैं तो जो है वो टूट नहीं सकता है ना। हम लोग कह दें कि उसमें नवीन नहीं है तो नवीन नहीं कह देने से क्या होता है। हमारी जो समस्याएं हैं अगर कोई उसका समाधान करता है तो चाहे हम नवीन हो चाहे हम प्राचीन हो, गांधी ने तो पूरा प्राचीन ही उठाया है कि नहीं, तो प्राचीन ही उठा। हमको ये देखना इसका कुछ रिलेवेंस है कि नहीं, हम क्यों छोड़ के चले जाएं। आज कोई जो है फैशन चल गया और उसी फैशन के पीछे हम कपड़ा अपना बदल बदल के चले जाएं, तो हम चले जाएं। अगर हमको इससे सुविधा मिल रही है, भारतीय दर्शन जो है सुविधा दे रहा है, हमारी जो समस्याएं हैं इसी दर्शन से अगर समाधान हो रही हैं, तो हम क्यों नवीनता के पीछे पड़ेंगे। नवीनता के तो पीछे तब पड़ेंगे जब जो है हमारा काम इससे नहीं चलेगा ना, तो हम नवीन। हमको बड़ा आश्चर्य होता है जब भी थेसिस लेकर के कोई लड़का, इसमें नवीन क्या है, अरे वो लड़का सब जो लोग है गीता पर काम किया है तो वो क्या है, वो भोजपुरी में काम करेगा। जो टेक्स्ट जो है सबको सलामत कर रही है, जो उसको आधार प्रदान कर रही है, वो भी तो उसी पर काम करेगा कि कहाँ काम करेगा। तो ये प्रश्न जो है अगर उसी से पूछा जाए क्या आप काम करें, क्या इसमें नवीन क्या है, अरे नवीन कहाँ से आएगा भाई। नवीन आएगा तो सब बेकार ही हो जाएगा। अगर भगवत गीता पर सब आप नवीन कह देंगे तो वह तो बेकार ही हो जाएगा ना, या तो वो गलत होगा या तो ये गलत होगा। तो नवीन कहने का मतलब ये है कि आज के संदर्भ में अगर गीता जो है बेकार नहीं हो गई है तो आज के संदर्भ में उस पर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। हमको ये देखना आप ठीक से पढ़े हैं कि नहीं, कहीं गीता के उल्टे तो नहीं जा रहे हैं। गीता कह रही है कुछ, आप बह रहे हैं कुछ। तो इस ढंग से हमको उसको देखना है, अपने जो है परंपरा है उसको ढंग से देखना है। तो ठीक है हमारी परंपरा चल रही है, वेस्ट में मान लीजिए तुरंत तुरंत पहनावा आता है, तुरंत तुरंत सब ये आती है, तो उनकी अपनी दृष्टि है। उदाहरण के लिए मैं आप, अब ये जो है विषयांतर हो जा रहा है लेकिन चूंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो सब लोग पढ़े ही हुए हैं, इससे जो हमारे आ रहा है उसको हम करते चले जा रहे हैं। तो इसमें सब लिखा हुआ है, आप जिसको वो होगा वो पढ़ लेगा। उदाहरण के लिए देखिए भारतीय दर्शन कैसे चल रहा है, वेस्ट का दर्शन। वेस्ट का दर्शन प्लेटो एरिस्टोटल से चल रहा
है कि नहीं। तो भाई करने का फुटनोट्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ द प्लेटो उससे चल रहा है, उनका दर्शन चला। हमारे बुद्ध ने उनको नहीं पढ़ा था, है कि नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि इस्लाम के आने के बाद हम अद्वैत सिद्धि पढ़ते रह गए। किसी को ये गरज नहीं हुई कि जरा देखें मुस्लिम जो मौलाना लोग पढ़ते हैं कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं, जबकि हम जानते हैं कि यूरोप में जब ग्रीक दर्शन का प्रचार हुआ तो मुसलमानों ने किया। वो जो मौलाना है वो प्लेटो अरिस्टोटल पढ़ते हैं, आपको पता, हम लोग नहीं पढ़ते, वो प्लेटो अरिस्टोटल पढ़ते हैं। मौलाना जो होता है, हम नहीं पढ़ते हैं। वो 1000 साल से हमारे यहाँ थे, लेकिन जब तक अंग्रेज नहीं आए भारत में, हमने प्लेटो अरिस्टोटल हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, नहीं किया ना, तो नहीं किया। तो क्या हमारा भारतीय दर्शन पिछड़ गया? मैं ये पूछता हूं कि बुद्ध से लेकर के आज के काल तक जब तक हमारा हम नहीं पढ़े थे प्लेटो अरिस्टोटल और उसमें नवीनता नहीं आई, तो हम पीछे हो गए क्या? नहीं ना हुए। तो दर्शन का मतलब ये है कि जीवन की समस्याओं का अगर वो समाधान करता है, आपको लगता है कि सुकार्डियम भी जाते, जब जो चीज आप प्राइवेट में पढ़ते हैं, समूह में नहीं पढ़ते हैं, जाके घर में उलाटते हैं कि जब समस्या फंस जाती है तो उसको समझिए कि वो असली बात है कि नहीं। आज ही हम आ रहे थे तो शायद हम लिखे होंगे रास्ते में या कहीं वो चला गया, इमर्सन की वही एयरपोर्ट पर हम बैठे थे तो पुस्तक लगी हुई थी, तो उसमें इमर्सन की किताब लिए नहीं, वही बुक स्टॉल पर थी, मैं देख रहा था। तो उसमें एक लाइन लिखा था सेल्फ रिलायंस पर, जब आप, हमको बड़ी अच्छी लगी, जब आप जा करके कोने में अकेले में सोचते हैं कि हमारा काम कैसे बनेगा, है कि नहीं, तो उसी को समझिए कि वो अच्छी बात है, वहीं पर अच्छी बात कही जा रही है। और जो आप समझते हैं वो यूनिवर्सल है, वो नहीं है कि वो प्राइवेट आपका है। जब आप विचार करते हैं कि कैसे हमारा उपकार होगा, क्या होगा क्या होगा, तो उसमें जो आप सोचते हैं तो वो यूनिवर्सल ही होता है, पर्टिकुलर नहीं होता है, यूनिवर्सल होता है। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो इसलिए देखिए, मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं। अब हम लोग कि हमको ये क्वेश्चन ही बड़ा खराब लगता है, इसमें क्या नया है। कोई पूछता है अरे क्यों नया आएगा, कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितम क्षमा वाको विन्यास वैचित्र मात्र मत्र विचार, ये जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी में कहा। तो यही मैंने अपने शोध प्रबंध में जो भूमिका लिखी, शोध प्रबंध जो मैंने किया था अरे 1981 में, उसमें भी मैंने जयंत भट्ट से किया, मैंने मूर्ति साहब और उन पर विचार किया। मैं क्या उसमें नवीन कहूं, दोनों का तुलना कर रहा हूं, दोनों का देख रहा हूं किसका गलती होगा किसका सही। तो भाषा विन्यास ही नहीं है कि कहाँ से हम शुरू से जो है हम पढ़ते चले आ रहे हैं, आज हम बदल जाए कि अब कबीर को ये कर रहे हैं, कबीर से चल रहे हैं ना, इनका मठ बन रहा है, इनका घर बन रहा है, इनका द्वार बन रहा है, इनका ये सब समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी आज कबीर को छोड़कर दूसरे पर जाएंगे, नवीन उसमें क्या कहेंगे? नवीन उसको ये कहेंगे कि जो समस्याएं किसी की आती चल रही हैं विकास के साथ, उसमें कुछ कहते चले। अभी हमारा काम चल रहा है, जब काम नहीं चलेगा तो इसको छोड़कर दूसरा ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा नवीन लेने के पहले कि उसका इंडिकेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू शो द जस्टिफिकेशन, व्हाई आर यू गोइंग फॉर द न्यू वन। क्या ये हमारा बेकार हो गया पूरा? इट इज रिडंडेंट, द होल इंडियन फिलॉसफी इज रिडंडेंट, आई एम गोइंग फॉर अ न्यू वन, या वी आर मॉडिफाइंग टू सम एक्सटेंट। गांधी ने क्यों लिया, अंबेडकर ने क्यों लिया, विचार करिए कि हमारा काम चल रहा है। तो ये सब लोग पर रिलेवेंस है कि नहीं, आपके जीवन में रिलेवेंस है कि नहीं। दुख में पड़ जाइए कि आगे भगवत गीता से छोड़ करके, महात्मा गांधी ने लिखा है कि कई बार वो क्रिश्चियन होने को सोचे, लेकिन जब भी भगवत गीता का वो पन्ना उलाटते थे तो फिर जो है गए एक बार कलकत्ता में वो क्रिश्चियन होने के लिए, नहीं गए। तो जब रिलेवेंस में जब उठाते हैं और जो समाधान उससे नहीं मिलता था उससे मिलता था। अब ये हम कहीं झूठ बोल रहे थे, हेलो, हिंदुइज्म का प्रचार कर रहे थे, तो ये बात तो दूसरी हो गई ना। लेकिन जब किसी पर आप विश्वास, जब किसी पर भी कि महात्मा गांधी झूठ नहीं बोलेंगे, तो गीता अगर उनको रास्ता बता रही है तो गीता को छोड़ करके और किसी बात पर क्यों जाएंगे, है कि नहीं। तो हमारा उनका जो है यही दृष्टि रही है कि जो दर्शन हम कहते हैं उस दर्शन को उसके अपर लिमिट तक हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, अगर नहीं तो इसीलिए इसका कांट दर्शनेर तात्पर्य, तात्पर्य का नाम क्या मतलब है कि जो वक्ता की इच्छा है, जो कांट जो कहना चाहता है उसी बात को वो स्पष्ट करेंगे, वो अपनी ओर से कोई बात नहीं कहेंगे। तो
तो इसीलिए इसका नाम कांट दार्शनिक। तात्पर्य का मतलब यही होता है, तात्पर्य का मतलब है कि जो वक्ता कहना चाहता है अगर उस बात को ठीक से नहीं कह पाया है तो उसको वो कहने के लिए प्रेरित करे। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि देखो कोई भी दर्शन इसलिए चलता है कि उसमें केवल देश काल सापेक्ष बात होती है, तो वो दूसरे देश में नहीं जाता, वो जो है यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। उसमें कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो सभी जगह मान्य होते हैं, तो इसीलिए वह दर्शन जो है वो सब जगह पूजित होता है और सभी जगह। अगर नहीं उसमें कोई जो है यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होंगे तो वो कहीं भी छोड़ करके नहीं जाएगा। उदाहरण उसकी आलोचना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो छोड़ करके नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए आप नीति शास्त्र को ही लीजिए, तो नीति शास्त्र को देखेंगे कांट के दर्शन में ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल जो है, तो उसमें सबसे पहले उसमें दो चीजें हैं। बहुत आलोचना नीति शास्त्र की तो होती रहती है, सबके नीति शास्त्र की, ये जो है उपयोगितावादी है, ये जो है फॉर्मल है, ये उसमें क्या मूल तत्व हैं जिसके कारण बारंबार उस पर जाना पड़ता है। तो दो चीजें हैं वो सभी सभ्यताओं में है, और बड़ी जो है जैसे मार्क्स का शुरू होता है ना, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कितना आकर्षक है, कितनी भाषा जो है प्रगाढ़ है। आप चाहे कम्युनिस्ट हो या न हो, उसका जो मैनिफेस्टो जब आप पढ़ेंगे तो उससे जो है आकर्षित होकर उसको पढ़ने के लिए बाध्य हो सकते। उसी ढंग से ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ द मॉरल्स जो है 1985 में जो आई, चाहे आप उसको चाहे या न चाहे, इतने फोर्स के साथ वो प्रारंभ हुआ है। हमको तो कहते हैं नीति शास्त्र में जो है उतने फोर्स के साथ गुडविल पर कोई करने वाला, ये जो है शुभेच्छा है। शुभेच्छा जो है यह जो है ये मूल बिंदु है। पहले इसी से शुरू होता है ना कि दुनिया में सबसे जो है इट इज ए ज्वेल, इससे बड़ा जो है कोई ज्वेल नहीं है। आप कर्म जो है बेकार भी करते हैं और आपके अंदर की सदिच्छा है कि आप अच्छा करना चाहते हैं, तो वह कर्म जो है वो शुभ है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ नहीं कहा गया है। अब भारत मनोपुगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, ये जो अगर हम नहीं जानते हैं, जे एन मोहंती ने एक जगह कहा है कि अगर ह्यूम के घर में अगर निकल जाए बुद्धिज्म का मिलिंद पन्नो, तो हम लोग को सोचेंगे कि ह्यूम जो है मिलिंद पन्नो पढ़ा हुआ है जो आत्मा का खंडन करता है। ठीक वही बात है। हम जब गुडविल को पढ़ते हैं कांट के ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स में, तो हमको लगा है कहीं धम्मपद का जो, क्योंकि इतना फोर्स जो है केवल धम्मपद की लाइन में है, या तो गुडविल पर जोर जो है वो कांट के दर्शन में मिलता है ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स के पहले पेज पर, जहां हम पॉपुलर मॉरलिटी से फिलोसॉफिकल मॉरलिटी की तरफ बढ़ते हैं। पहले चैप्टर का ही नाम ही यही है, पॉपुलर मॉरलिटी टू फिलोसॉफिकल मॉरलिटी। कि पॉपुलर, क्योंकि हम नया नीति शास्त्र नहीं बनाने जा रहे हैं। हम नीति शास्त्र नया बनाने देंगे और आप मानने लगेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक नया बना दें। तो क्या बात कही जा रही है, तो सबसे बड़ी सिमिलरिटी जो है कांट के साथ, तो गीता के साथ तो बहुत, लेकिन किसी ने ये ना कहा कि बुद्धिज्म में भी कुछ है। तो सबसे बड़ी बात जो बुद्धिज्म की जो है धम्मपद की जो पहली ही लाइन है, मनोपुगमा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थे न भासती वा करोति च ततो नंग दुख हाँ चक्कं व बहतम पदम, है कि नहीं। उसका दुख जो है वैसे ही पीछा, इतना उसकी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं निकाला उसने, केवल ये कहा है कि उस कर्म को शुभ कहा जाएगा, है ना। मनोपुगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्ने न भासती वा करोति। ये मन से प्रसन्न होकर कोई कर्म करते हैं और मन से जो है दुखी होकर के कर्म करते हैं, दूसरे को दुष्टता करते हैं, तो अब ये जो है पॉपुलर मॉरलिटी है। हम जो नीति शास्त्र बनाने चलते हैं वो पॉपुलर मॉरलिटी को लेकर के बनाने चाहते हैं। सब लोगों के जो मन में है उसी बात को हम दर्शन में प्रतिपादित ठीक से करना चाहते हैं कि उसके निष्कर्ष। अब ये जो है सब जगह है कि नहीं, कहीं हम नहीं वहां भी बैठेंगे भाई मन से, चलो भगवत गीता में है थोड़ा अस्पष्ट रूप से, ये बात जो है भगवत गीता में थोड़ा अस्पष्ट रूप से है, जबकि धम्मपद में ये बहुत स्पष्ट रूप से। तो हम तो जब भी ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल पढ़ते हैं तो हमारा जो ध्यान है पहला जो 2 पेज पढ़ते हैं तो धम्मपद पर ही चला जाता है, भगवत गीता पर जल्दी नहीं जाता। हाँ, दूसरी जब लाइन जब आते हैं, जब मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल पर आते हैं, उसका दूसरा चैप्टर जो है, तो भगवत गीता पर ध्यान चला जाता है। उसने क्या कहा, सब जगह कन्फ्यूशियस को पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, और जगह भी आएगा, सब जगह आता है। लेकिन उसको कांट ने क्या कहा, उसने जो है उसने फॉर्म दिया,
है ना, ये सब जगह पॉपुलर मार्क। सीलर ने तो यहाँ तक क्रिटिकल प्रैक्टिकल रीजन में कांट ने ये प्रश्न उठाया। सीलर ने कहा ये कौन सी नई बात कह रहे हैं, ये तो सब जगह है। तो कहा सब जगह है तो ठीक है, लेकिन इसको फार्मुलेशन कैसे होगा मैंने किया, है ना। हम लोग भी चलते हैं आत्मन प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचार, ये तो हम लोग कह ही देते हैं, लेकिन सबके लिए ये होगा। जैसे हम मान लो ऑनलाइन जो है वो जो पुस्तकें जो है जो साइड हैं वहां से नहीं लेना चाहिए, वहां से भी हम लेते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, तो हमारे मन में आता है कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि तब हमको विचार करना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि जब जैसे हम ले रहे हैं वैसे वो भी ले ले, हमारे से तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, है ना। लेकिन कांट एक्ट ओनली ऑन दैट मैक्सिम व्हाई वेयर बाय द कांट एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम ए यूनिवर्सल लॉ। जब ये पूछ लगा देता है इट शुड बिकम ए यूनिवर्सल लॉ, तो क्या आप सोचते हैं कि गलत वेबसाइट से ले लेना, जो चोरी कर लेना, क्या ये यूनिवर्सल लॉ बनाएगा तो ठीक होगा? तब होता है कि नहीं होगा। उसके पहले जो है, लेकिन हम लोग चलते हैं इसी से, ये पॉपुलर वायरलिटी तो है, तो उसमें जो पूछ लगा दिया है पीछ से, वह जो है दुखदाई हो सकता है, वो उसका फार्मूलेशन है, वो उसका जो है, तो इस कारण से जो है वो जो है, तो ये उसका कंट्रीब्यूशन है। ये नहीं कि कोई नीति शास्त्र हटाकर, तो कौन नहीं कहेगा कि जो है गुडविल होना चाहिए, कौन नहीं कहेगा कि समाज में जो है इस प्रकार की नैतिकता जो है, एक प्रकार की नैतिकता होनी चाहिए कि जो हम करते हैं वो दूसरे के लिए नहीं करें, है कि नहीं। आज ही हम आ रहे थे हैदराबाद से चले, तो वहां जो है ओला बुक किए, तब उसने क्या कहा, तो आया तो कहा कि आप जो है कैंसिल करके अब फिर हम आप बैठिए। हम कहे कि ऐसा क्यों करें, तो कहे कि जब जाएंगे वहां पर एयरपोर्ट पर जाएंगे तो हम लोग का नियम है कि 3 घंटा वहां रुकना पड़ेगा हमको, और 3 घंटा रुकना पड़ेगा तो हमको जो है फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा करिए कि उसका कैंसिल कर दीजिए और हम आपको ले चलते हैं और आप जो है पैसा दे दीजिए। तो हम कहे भाई उसको भी जरूरत है, हमकी भी जरूरत है, हम भी यही किए, उसको पैसा दे दिए। सवेरे सवेरे टैक्सी, वहाँ एयरपोर्ट के लिए जल्दी नहीं जाते हैं क्योंकि एयरपोर्ट बहुत दूर है, 36-37 किलोमीटर दूर है, और वहां जा करके जो कोई टैक्सी वाला सवेरे नहीं जाता है, और उसको ले गए। तो उसको ले, लेकिन ये जो हमने किया और उसने किया, उसने कंपनी को क्या किया, धोखा दिया ना। बुकिंग तो कंपनी की थी और उसी कंपनी में वो काम कर रहा है, और वह जो है उसको कैंसिल कराया, और कैंसिल करा के और कहा कि आप हमारी टैक्सी पर बैठिए, आप हमको पैसा दीजिए। तो कोई सोचे, मान लीजिए मॉरलिटी से हम सोचते हैं कि क्या ऐसा काम उसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया, ये चल रहा है। तो ये जो हुआ तो ये क्या हुआ, तो इस ढंग की जो बातें हैं तो वह जो है कांट के दर्शन में है। तो इस पर मैंने, इसमें जो है इस पेपर में मैंने क्या किया है वो बता दूं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। ये पेपर हमारी समझ से जो है, मैंने इसलिए इस बात को लिखा, इस पेपर को लिखा कि जो उसमें न्यूक्लियस है, उनके दर्शन का जो न्यूक्लियस हमको समझ में आया कि क्या जो उसमें पेच लगाए हुए हैं किसी भट्टाचार्य जी, मैं पहले उसको कह दूं। इसलिए नीति शास्त्र और जो है सौंदर्य शास्त्र, इसको मैंने इसमें नहीं स्पर्श किया है। इसलिए नहीं स्पर्श किया है कि हम लिखने चले नीति शास्त्र पर और सौंदर्य शास्त्र पर छूटते थे लिखने, लेकिन इसलिए मैंने नहीं लिखा कि मैंने सोचा कि पहले यही जब छात्र लोगों को स्पष्ट नहीं होगा तो वो नीति शास्त्र पर और उस पर कहाँ से जाएंगे, तो पहले इसी को स्पष्ट किया जाए। तो इसमें उन्होंने पहली बात ये कही है कि एक जो है निश्चितता जो है अनेक प्रकार की होती है। निश्चितता जो है दर्शन में अनेक, एक ही प्रकार की ज्ञान निश्चितता को ही केवल लेकर नहीं चलना चाहिए। ज्ञान निश्चितता के अतिरिक्त अन्य प्रकार की भी निश्चितताएं होती हैं और उन निश्चितताओं पर हमको ध्यान देना चाहिए। क्या किया विटगेंस्टाइन ने किया, तो एथिक्स ट्रांसेंडेंटल हो गया, क्योंकि एक है ना फ्रेमवर्क आप बना लिए थे, उसमें वैल्यू जो है फैक्ट में फिट नहीं होता था। तो वैल्यू फैक्ट में फिट नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा कि एथिक्स इज ट्रांसेंडेंटल। क्यों आपको बनाना पड़ा, ये एथिक्स की गलती नहीं है, ये आपने ऐसा स्वरूप ही ट्रैक्टेटस का बना लिया है कि उसमें एथिक्स फिट ही नहीं हो रहा है। तो एरिस्टोटल का कहना है 2 प्रकार से चलते हैं हम लोग, एक तो या तो मेथड जो है लक्ष्य के अनुरूप हो या तो लक्ष्य मेथड के अनुरूप हो। तो एरिस्टोटल ने कहा कि नहीं, मेथड जो है लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। आप जो है हवा में चलना है तो एरोप्लेन से चलेंगे, जमीन पर चलना है तो गाड़ी मोटर से चलेंगे, और पानी में चलना है तो किससे चलेंगे। हाँ, तो 3 में, तो उसी प्रकार से जब हम मेथड अप्लाई करते हैं, हमने ट्रैक्टेटस को एक बना लिया है, तो बनाया किस लिए आपने बनाया,
तो हमारे भारतीय दर्शन में देखिए इसीलिए कहते हैं ना, एक लक्षण एक दृष्टि होती है, लक्षण पर ही हमारा दृष्टि रहता है, और एक लक्ष्यिक दृष्टि होती है, लक्ष्य हमारा क्या है। तो लक्षण और लक्ष्य का भेद करना चाहिए। लक्षण का अर्थ यह है कि हम परिभाषा के हिसाब से चलेंगे, जैसे स्पिनोजा ने, कांट ने इसीलिए स्पिनोजा की आलोचना की है। हमने एक परिभाषा बना लिया और उसी परिभाषा के आधार पर हम सबको गलत करते चलें कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। एक ये दृष्टि है। दूसरा जो है, हम लक्ष्य की दृष्टि से चलेंगे। कहा है ना, कांट ने कहा कि व्यवहार में जो विज्ञान आता है तो बिना इंद्रिय संवेदन के तो विज्ञान हो नहीं सकता। सेंसुअस जो कंटेंट है उसको छोड़ देंगे तो विज्ञान नहीं होगा। तो परिभाषाओं को हमको बदलना पड़ेगा, विज्ञान में चलेंगे तो ये लक्ष्यिक दृष्टि जो है हमारी प्रवृत्ति हो गई और लक्षणिक दृष्टि प्रवृत्ति होगी। ये दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। तो जो लक्ष्यिक दृष्टि प्रवृत्ति होगी, अगर मूल्य नहीं बन रहा है और मूल्य जीवन में है, कोई देख रहा है, दिखाई पड़ रहा है कहीं से, तो हमको यह सोचनी पड़ेगी ना कि कैसे इसकी व्यवस्था करें। जैसे समाज में कोई आदमी जो है लंगा है, मान लीजिए अंधा है, तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि इसकी व्यवस्था करेंगे कि हम ये कह देने से काम करे हो जाएगा कि कोई अंधा है ही नहीं है। समाज में तो ये नहीं ना होगा। मान लीजिए कुछ लोग अंधा है, कुछ लोग आंख से देख रहे हैं, तो हम आके कह दिए नहीं कोई अंधा है ही नहीं है, वो तो ट्रांसडेंटल है, वो हमारा, उससे हमारा कोई, ऐसे तो नहीं ना चलेगा। तो इसी ढंग तो ट्रैक्टेटस में जो है सिंबल बना लिया, वो जो है लक्षणिक दृष्टि है भारतीय दर्शन की शब्दावली में कहें तो। इसीलिए केसी भट्टाचार्य ने कहा कि अपनी शब्दावली में अगर है तो उससे आइए, लक्षणिक दृष्टि है। और दूसरा जो है लक्ष्यिक दृष्टि है। हमको ये कहाँ से लक्षणिक, हम भी गए नव्य न्याय पढ़े तो गुरु जी ने बताया, हमने कुछ प्रश्न रखा तो उन्होंने कहा कि देखो दो दृष्टियां होती हैं, है ना, एक लक्षणिक दृष्टि होती है, एक उसके पहले तो हम भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे, भारतीय दर्शन नहीं पढ़ने जाते, क्या नाम है, नव्य न्याय हम नहीं पढ़ने जाते तो हमको पता ही नहीं लगता। हम पाश्चात्य दर्शन की कैटेगरी लेकर आते, वहां भी है, एरिस्टाटल तो है कि नहीं। तो यहाँ से नहीं मिलेगा तो वहां से मिलेगा, एरिस्टाटल से चलेंगे। एरिस्टाटल भी कहता है कि जो भाई मेथड जो है लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए, लक्ष्य जो है मेथड के अनुसार होना चाहिए। हमको पानी में चलना है, पानी में जलना जरूरी है, तो हम जो है वो बोट से चलेंगे, चलना तो जरूरी है। जंगल में जाएंगे तो दूसरे ढंग का रास्ता बनाएंगे, पहाड़ पर जाएंगे तो दूसरे ढंग का रास्ता बनाएंगे। तो मेथड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द गोल, नॉट गोल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेथड। तो ये ध्यान रखना। इसलिए हमको विभिन्न सर्टेनिटी को पृथक करना पड़ेगा। एक जमाना था जब फेथ को नॉलेज से ऊपर रखा जाता था, हमने उदाहरण दिया है थॉमस एक्विनास का। अब जमाना ऐसा, ज्ञान सर्टेनिटी जो है वो ऊपर हो गई और वह जो है उसको जो है महत्व दिया जाता है। तो पहले मैंने इसी को जो है इन्होंने दिखाया है। और ये जो है इसमें जो मैंने किताबों का सहारा लिया है उसमें जो है JN मोहंती और तारा चटर्जी ने जो है इसका अनुवाद किया है, उसका सहारा लेकर, और हिंदी में जो है मुकुंद लाट ने अनुवाद किया है। अब अंग्रेजी हिंदी के अनुवाद में भी बहुत गड़बड़ होता है। अब रियलिटी का अनुवाद जो है, वस्तुता का अनुवाद जो है रियलिटी कर दिया एक ग्रंथ में जो है। देखो बंगाली हिंदी में बड़ी समानता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर बंगाली को रोमन अल्फा, जैसे हम लोग लिखते हैं संस्कृत को रोमन में लिखते हैं, अगर बंगाली को रोमन उसमें लिख दिया जाए तो हिंदी पढ़ने वाले बंगाली पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होता यह है कि वो बंगाली लिपि में लिखते हैं और उसको हमको समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब शास्त्रीय बातें आती हैं तो बंगाली के भी बंगाली के भी शब्द जो है हिंदी भाषा के ही शब्द है, वो जो है दूसरे शब्द नहीं है। तो हमको ये समस्या उठ गई, क्योंकि केसी भट्टाचार्य ने 3 प्रकार के एब्सोल्यूट माने हैं, जो लोग जानते होंगे। वो 3 एब्सोल्यूट हैं, विलिंग के एब्सोल्यूट, नॉलेज के एब्सोल्यूट और तो विलिंग के एब्सोल्यूट को उन्होंने रियलिटी कहा है, और नॉलेज के एब्सोल्यूट को ट्रुथ कहा है, और फीलिंग के एब्सोल्यूट को वैल्यू कहा है। अब मैं जब किताब अंग्रेजी की तारा चटर्जी का पढ़ने लगा तो हमको बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि ये रियलिटी कैसे हर जगह चलती जा रही है। हमको तो फिर जब मुकुंद लाट जो हमको खराब लगता था, वो पब्लिश होता था उन्मिलन में, हम लोग देखते नहीं थे, उसकी भाषा इतनी कठिन थी, लेकिन उसमें एक जो सुविधा होगी, उसमें शब्द मिला जो है वस्तुता। तो वस्तुता शब्द जब पकड़ाया तो वो बात जो है हमको पकड़ में आ गई। तो वस्तुता के आधार पर हमने उसको पकड़ लिया, और वस्तुता के आधार पर तो उन्होंने एक वस्तुता बनाया है कि कोई भी चीज चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें वस्तुता अवश्य होगी।
वस्तुता जो है सब्जेक्टिव भी हो सकती है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, विषय भी हो सकता है, अविषय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो जहां भी ज्ञान पर विचार करेंगे वस्तुता को अवश्य मानना पड़ेगा, वस्तुता को हम छोड़ करके नहीं चल सकते। तो ये दूसरी जो अभी हम पढ़ने लगे, आनंद मिश्रा ने कहा कि आपको हम तो ये किताब उताब सब रख दिए थे, हम तो सोचते थे कि अब रिटायर्ड हो रहे हैं, अब कुछ काम धाम नहीं करना है, काम धाम नहीं करना है तो चल के जब महाभारत और रामायण कुछ पढ़ा जाए, है कि नहीं, पुरान चीज पढ़े। देखिए अब है ना, अभी तक तो दर्शन पढ़ रहे थे, अब जो है बैठे घर में तो चलो भाई पुराने ये महाभारत देखे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब तो बेकार की चीजें हैं, हम लोगों को नवीन करना चाहिए। तो वह जो है, तो अंबिका दत्त जी ने जो आज हैं उन्होंने जो है ले आकर के पुस्तक वो रख दी और कही कि जो है ये आप देखिए, अब 2-3 महीना पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ समझ में आता है, फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में आने लगा, तो कुछ बनते बनते उन्होंने कहा 4-5 पेज लिखिएगा, लिखते लिखते जो है वो बन नहीं रहा था, तो वह जो है वो लंबा हो गया थोड़ा लिख। तो बस अभी जो है आनंद मिश्रा ने कहा तो हमको समस्या होती है। हमने एक जगह कहा है कि कांट के दर्शन में ज्ञान जो है प्रकाश और विमर्श दोनों है ना, ज्ञान क्रिया भी है और ज्ञान प्रकाश भी है, मतलब रिवील करता है, कोई वस्तु टेबल अगर है तो उसको रिवील भी करता है और उसको कंस्ट्रक्ट भी करता है ना, उसको बनाता भी है, वो हमारी कैटेगरी से बनता है। अगर सीधे सीधे इसको लेना चाहते हैं तो कार्ल पॉपर में कहे कि नॉलेज इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम परसेप्शन बट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में थियोरेटिकल कंटेंट अवश्य ही होता है, ऑब्जर्व करते हैं, है ना। आप सभी लोग जानते हैं जो लोग कांट को पढ़े हैं कि न्यूटन, सभी लोग देखते हैं कि सेब जो है उससे गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है, लेकिन सबको जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का ज्ञान थोड़े हो जाता है, किसको ज्ञान होता है, जो विचार करता है ना। तो इसलिए कांट ने कहा कि बुद्धि जो है वो प्रश्न करती है, उसका उत्तर देने के लिए बाध्य करती है, आप लोग जानते ही है। तो इस प्रकार से जो है नॉलेज ऑब्जर्वेशन, कार्ल पॉपर ने चैलेंज किया कि कोई भी बताइए, कोई भी परसेप्शन हमको बताइए जहां थियोरेटिकल कंटेंट नहीं होता है, थियोरेटिकल कंटेंट नहीं होता है, सैद्धांतिक उसमें शब्द नहीं होते हैं, ऐसा कोई प्रत्यक्ष हमको बता दीजिए। तो ऐसा नहीं बता सकते, जहां हम देखते हैं तो कोई ना कोई थियोरेटिकल कंटेंट होता है। तो इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि नॉलेज जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज लिखा है उसमें जो अंत में जो लेख है उसमें देखेंगे तो आप उसमें तो कांटियन यहीं से है, यहीं से कांटियन कहता है कि नॉलेज इज नॉट परसेप्शन, नॉलेज इज ऑब्जर्वेशन। और नॉलेज कांट तो यहाँ तक कहता है कि परसेप्शन ऑलवेज कैरीज द इमेजिनेशन, बिना इमेजिनेशन के परसेप्शन होता ही नहीं। परसेप्शन में इमेजिनेशन का पुट अवश्य ही रहता है, अगर इमेजिनेशन न हो तो कोई परसेप्शन जो है उसमें नहीं होता है। तो परसेप्शन के साथ इमेजिनेशन जो है उसका पार्ट रहता ही है, बिना इमेजिनेशन के परसेप्शन नहीं होता है। तो ये जो है जो बातें जो है उसमें फिर हमको जो समस्या ये उठी कि हम प्रकाश और ये तो लिख दिए हैं, लेकिन बंगाली वाली पुस्तक में ये प्रकाश का शब्द है कि कोई दूसरा शब्द है, क्योंकि अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसमें मैनिफेस्टेशन प्रीसपोज रियलिटी एंड रियलिटी डज नॉट प्रीसपोज मैनिफेस्टेशन, ये जो अंग्रेजी अनुवाद है उसकी लाइन है। अब मैनिफेस्टेशन से तो ये बन नहीं रहा था, तो मैंने आनंद जी से पूछा कि ओम प्रकाश दुबे था, वो बंगाली की लिपि पढ़ लेता था और बंगाली जानता, तो हमने कहा उसका नंबर जरा दीजिए। तो फिर मैंने उसको जो है अभी मतलब 20 दिन हुआ, क्योंकि हम अंग्रेजी हम तो लिख दिए प्रकाश और विमर्श, ये मुकुंद लाट का देख करके। और सचमुच ये प्रकाश और विमर्श केसी भट्टाचार्य ने प्रकाश प्रयोग किया है कि नहीं, क्रिया तो प्रयोग किया है, प्रकाश प्रयोग किया है कि नहीं, एक्टिविटी वो लिख रही है अंग्रेजी में तो एक्टिविटी तो जरूर होगी, लेकिन प्रकाश शब्द का भी प्रयोग किया है कि नहीं हम नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम देखते हैं। तो फिर मैंने देखा तो उसने कहा कि पहला ही शब्द प्रकाश है, तो अब देखो तब ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं जो है वो सही कह रहे हैं। तो प्रकाश और विमर्श जो है ये हमने कहा, प्रकाश विमर्श कहते हैं क्रिया को, कि नॉलेज ना सर्च लाइट नहीं है, वो टार्च की लाइट नहीं है कि किसी को प्रकाशित कर देता है, इट इज ए कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट, स्वयं कंस्ट्रक्टेड है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, जो लोग पढ़े हुए हैं कांट को जानते हैं, ट्रांसेंडेंटल डिडक्शन का ही मतलब वही है कि हम जो कहते हैं कि हम लोग कहते हैं, कोई कहता है कि सेव नहीं है, जो लोग कांट नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, जो लोग कांट पढ़े हैं वो तो सभी जानते हैं। आपने कहा कि सेव नहीं है, तो कोई ये पूछ सकता है कांटिन की सेव से आप क्या समझते हैं, कि रूप समझते हैं, कि रस समझते हैं, कि रंग समझते हैं, कि क्या समझते हैं। आप कह रहे हैं ना सेव, तो सेव समझने के पहले वस्तु समझनी पड़ेगी ना कि वो वस्तु क्या है। तो रूप रस रंग इनका तो बोध इंद्रियों से होता है, ये वस्तु कहां से आ गई,
तो वस्तु इज प्रोजेक्टेड बाय कॉन्शसनेस, जो कॉन्सेप्ट ऑफ वस्तु जो है ये प्रोजेक्टेड बाय द कॉन्शसनेस, वो जो है यूनिफाई करता है। दैट इज द फंडामेंटल, इट इज एबव द कैटेगरी। यही यूनिटी शांत, जो वस्तु में यूनिटी दिखाई देती है वह जो है प्रोजेक्टेड बाय द कॉन्शसनेस, यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन के द्वारा जो है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, और इसलिए वह वस्तु में जो है वो दिखाई पड़ती है। दोनों जो है परस्पर, इसमें कई बात है। तो देखिए केसी भट्टाचार्य जी हमको पढ़ने से लगा कि बहुत माइन्यूटली जो है वो पढ़ा है, और बहुत सारे, हम तो अब बहुत सारे कोटेशन दे सकते हैं उससे देख करके कहाँ कहाँ से जो है वो किया है उन्होंने, कौन सा कोटेशन उनके ध्यान में आया तो क्या बात कही। क्योंकि हम जब देखिए इनमें और विदेश में फर्क ये है कि ये पूरी पुस्तक को लेकर के चलते हैं, और विदेश में जैसे शासन की कमेंट्री पढ़ेंगे तो तुरंत काट छाट कर निकाल दिया कि ये जो है अब जो रिलेवेंट नहीं है, ये जो है रिलेवेंट नहीं है, ये नहीं रिलेवेंट है, ये आजकल नहीं चलेगा, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, इसलिए इसको निकाल दीजिए, है ना। जैसे हम लोग चलते हैं कि ये व्हाट इज ए लिविंग एंड व्हाट इज ए डेड इन इंडियन फिलॉसफी, या महाभारत में कौन सी चीज हमारे काम की आएगी, और ये जो है वो पूरी पुस्तक को लेकर के चलते हैं, पूरी पुस्तक को। तो अब देखिए मैं बताता हूं, इसलिए आपको बताता हूं कि पहले परसेप्शन होता है तो देश और काल में संवेदन होता है, ये तो जल्दी हम कह देते हैं। लेकिन पहले कहां आता है, पहले जो है सामग्री थिंग इन इटसेल्फ के द्वारा जो है स्पेस में दी जाती है। ये कैसी आप कहां बताइए, आप कहीं पढ़े हैं, ये कहां प्रमाण है, तो प्रमाण है इसका, मैंने खोजते खोज देखा ही कहां से कह रहे हैं, और क्यों जो है और माइंड की कितनी बड़ी समस्या आ रही है। तो बहुत सारी बातें जो इन्होंने कही है हम लोग को इसलिए समझ में नहीं आता यह है कि हम जो है वो जो है कांट की कमेंट्री पढ़ने की पाश्चात्य दर्शन से आदी हो गए हैं, और बहुत सारी बातें जब यही बात जो है आने लगी कि स्पेस में ही पहले थिंग इन इटसेल्फ आता है, फिर उसके बाद टाइम में, है ना। क्योंकि अल्टरेशन जो चेंज होगा, ये चेंज कैसे पता लगेगा, बिना स्पेस में सामग्री के आए चेंज को आप बता ही नहीं सकते। मैटर तो होना चाहिए, मैटर जो स्पेस ही में दिखाई देगा, उसके पहले जो है टाइम नहीं आ सकता है। तो ये ठीक है, थियरी ऑफ आइंस्टाइन है, उसने स्पेस टाइम को दोनों को एक कर दिया। लेकिन ये जो है आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो क्या कहते हैं कि वो मेजरमेंट है, वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, साइंटिफिक मेजरमेंट है। लेकिन हमको जो इंट्यूशंस होते हैं, आज आपको जैसे उदाहरण के लिए मेजरमेंट है कि सूर्य जो है न उदय होता है न अस्त होता है, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन हमको जो इंट्यूशन होता है व्यवहार में, जिसको फिनोमिनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं, इसी को फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। फिनोमिनोलॉजी का मतलब क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस फॉल्स भी हो तो उसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, उससे हमको मतलब नहीं है कि हम उसकी सत्य की खोज करेंगे। ये फॉल्स है, लेकिन हम सभी लोग देखते हैं कि नहीं कि सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में डूबता है, ये तो डिनाई नहीं ना कर सकते, ये फिनोमिना है, इसीलिए इसको फिनोमिना कहते हैं। सत्य है असत्य है विज्ञान खोज किया करे, लेकिन डिस्क्रिप्शन पर ही ना हमारा चलता है। आप परमाणु हैं, आप जो है इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमसे आपको काम करना होगा तो आप ही का नाम लेकर न बुलाते हैं, हमारे पूर्वज भी बुलाते थे और हम भी बुलाते हैं। तो आपको लेकर के जैसा व्यवहार हमारे पूर्व काल में बनता था वही व्यवहार आज, इसी को फिनोमिनोलॉजिकल दृष्टि करते हैं। सो इसीलिए वो सब कहते हैं कि वी आर प्रोपाउंडिंग द रिगरस साइंस। हम लोग जो है रिगरस साइंस का मतलब है साइंस विच इज रूटेड इन डिस्क्रिप्शन ओनली, नॉट इन एक्सप्लेनेशन। ऐसा कोई साइंस आप कहते हैं तो वह जो है रिगरस साइंस होगा, और वह जो है रिगरस साइंस होगा, और वो तो डिस्क्रिप्शन है। तो देश और काल हम सभी लोग करते हैं, घड़ी से प्लानिंग करते हैं, इससे जाते हैं उससे जाते हैं, सारा व्यवहार हमारा उस पर निर्भर है। तो यह जो हम इंट्यूशन करते हैं, यह जो है देश और काल वाला जो है इंट्यूशन है। तो उसमें जो अब ये जो है थियरिटिकल और प्रैक्टिकल का अंतर कैसे किया है ना, तो व्हाट इज ए पॉसिबल थ्रू फ्रीडम, दैट इज ए कॉल्ड द प्रैक्टिकल। लेकिन उसको हम भारतीय दर्शन से आपको बताते हैं। चारवाक ने बहुत खंडन किया, थियरिटिकल और प्रैक्टिकल है ना, कि ठीक है व्यवहारिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से हम लोग नहीं मानते, सैद्धांतिक दृष्टि से ईश्वर इत्यादि की कल्पना को नहीं मानते हैं, लेकिन व्यवहार में आने पर मॉरल लॉ को मानना पड़ता है। और मॉरल लॉ हमको अपने न्यूमिनल, जो हमारा न्यूमिना है, जो परमार्थ है, उससे हमको परिचय करा देता है। ये बात जो है, तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक में क्या अंतर है उसको छोड़ भी दें तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसे चारवाक ने खंडन किया ध्रुम तत्र तत्र बहनी, इसका खंडन किया ना कि पूर्व में जितने धूम हुए हैं उसको आप देखे हैं, नहीं देखे हैं,
और पश्चिम में जो जितने होंगे, आगे जितने होंगे उसको आप देखे हैं? नहीं देखे, तो कैसे आप कह रहे हैं कि यत्र ध्रुव तत्र बनी? ये कहाँ से आपका नियम बन गया? तो उसका उत्तर क्या देते हैं? उसका उत्तर कहते हैं कि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो है, लेकिन व्यवहारिक व्यवहार में तो चलते हो, तुमको कमरे में बंद कर देते, उसमें धुआं कर देते हैं, है ना? तो धुआं कर देते हैं तो तुम क्या करोगे? पहला जो है, तुम्हारा दम घुटने लगे तो पहला काम क्या आप करेंगे? पहला काम करेंगे कि उसमें जो धूम का पदार्थ जो रखा है उसको ले जाकर बाहर आप फेंकेंगे ना। तो कहाँ, क्यों फेंक रहे हैं बाहर? आप तो मानते नहीं है कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां धुआं, क्यों बाहर फेंक रहे हैं? तो बाहर फेंक रहे हैं इसलिए कि सर्टेनिटी जो है वो जो है प्रैक्टिस में है, लेकिन थियरी हम उसकी जो है वो हम दे नहीं पा रहे हैं। तो उसी केवल स्पेकुलेशन, मतलब बैठ गए हैं स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। इसीलिए थियरिटिकल रीजन जो है जब अनुभव को छोड़ देती है, जैसे सेंस एक्सपीरियंस को छोड़ दिया, तो एक्सप्लेनेशन आने लगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो वहां पर क्या जरूरत पड़ती है? तो प्रैक्टिस का मतलब है व्हाट इज ए पॉसिबल थ्रू द फ्रीडम। ये तो कांट की डिफिनेशन है कि फ्रीडम से संभव है, इसलिए जो है मुझसे साथ वो करते हैं। मैं जरा उससे चल रहा हूं। उसके बाद जो है ये जो है, मैंने कश्मीर सैविज्म से कुछ तुलना की है। एक जो है कश्मीर सैविज्म में 4-5 स्तर बताए गए हैं। इसमें कुछ मैंने दिया है, दोनों में क्या भिन्नता है वो तो हिंदी वाली में भी आप देख लेंगे। ही यूजेड द टर्मिनोलॉजी ऑफ नव्य न्याय बट ही डज नॉट शो फुल कमिटमेंट टू एपिस्टेमोलॉजी। उन्होंने नव्य न्याय की टर्मिनोलॉजी की है, लेकिन नव्य न्याय के जो ऑन्टोलॉजी है उस पर कमिटमेंट नहीं है। दूसरा जो है, नॉलेज इज बोथ इल्यूमिनेशन एंड एक्शन, ये तो हो ही गया। नॉलेज ऑफ सेल्फ इज नॉन ऑब्जेक्ट, अविषय वो, और कंटेम्पलेशन आत्मा का दोनों में होता है, श्रद्धा से भी होता है और साक्षात भी होता है। श्रद्धा से कब होता है? जब हम उसको पास्टुलेट के रूप में लेते हैं कि वह जो है वो नहीं मरेगी, वह जो है रहेगी और फ्यूचर में है, ये श्रद्धात्मक ज्ञान है। आगे इसमें कोई वो जो है खास नहीं है, जो हम लोगों के काम के है वो बात बताते हैं। हाँ, ये जो मैंने देखी एक फार्मूला जो है, ये बड़ा जो है, अहम अस्मि, आई एम, कांट की ये प्रसिद्ध उक्ति है, ट्रांसेंडेंट, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई सेल्फ नॉट एज आई अपीयर टू माई सेल्फ, नॉट एज आई सेल्फ बट ओनली दैट आई एम, दिस रिप्रेजेंटेशन इज थॉट, है ना? कि मुझे अपना ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? जैसा मैं आभासित होता हूं वैसा ज्ञान नहीं है, जैसा मैं यथार्थ में हूं वैसा ज्ञान नहीं है, अपितु ऐसा ज्ञान है कि मैं हूं, आई एम। तो ये जो है, मैंने अब प्रकाश और क्रिया कह दिया तो उसको मैंने तुलना के लिए भारतीय दर्शन से, ये किसी भी ने नहीं कहा, मैंने ये कर दिया। आप देख लेंगे, किसी को लगे कि पहला जो है ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ परसेप्शन, आई एम, तो इसको अहम अस्मि, अहम अस्मि जो है कश्मीर सैविज्म में जो है ऊपर वाला शिव शक्ति जो है, दोनों स्तर है, लेकिन यहाँ शिव शक्ति नहीं है। दूसरे बाद उनका आता है अहम इदम, तो उसको मैंने कैटेगरीज का स्तर कहा है। कैटेगरीज का क्यों स्तर किया? कि कैटेगरीज आर, कांट कहता है कि दे आर हिडन यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन। तो हिडन यूनिटी ऑफ परसेप्शन मतलब सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की तरफ कम है, इसलिए उसको अहम इदम कह दिया। तीसरा जो है लॉजिकल फंक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन जजमेंट, जजमेंट में जो है हम प्रयोग करते हैं, कथन जो है प्रयोग करते हैं, तो उसको इदम अहम कर दिया। उसमें जो है इदमता आ गई ना, जजमेंट को तो हम दिखा सकते हैं ना कि यह इदम है, तो इदम, लेकिन वह भी जो है चेतना से आ रहा है। और चौथा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर अंडरस्टैंडिंग स्पेस एंड टाइम है, अहम च इदम च। तो इसको जो है देश और काल को ले लिया, इसमें अहम भी है क्योंकि ये है ना, ए प्रियारी है तो अहम भी है और ये इदम भी है। तो ये बात जो है मैंने, लेकिन मैंने ये इसमें एक जो लेख इसमें जो हिस्टोरिकल लिखा है उसके बाद आप देखेंगे कि ये पाश्चात्य दर्शन में चाहे हुसरल हो, चाहे स्पिनोजा हो, चाहे जो है, हम लोग समझते हैं एक जो दृष्टि है भारतीय दर्शन में, दया कृष्ण से लेकर के सबकी दृष्टि ये है कि आत्मा पर चिंतन करना हमारा अधिकार है, वेस्ट तो आत्मा पर चिंतन करता ही नहीं है। ऐसा आप पढ़ते होंगे, मतलब जो भी किताब पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ेंगे कि भारतीय दर्शन का मूल जो
केंद्र बिंदु है वह आत्मा अनुसंधान है, और पाश्चात्य दर्शन का जो मूल बिंदु है वो आत्मा अनुसंधान नहीं है। तो यह जो है बड़ा भारी जो है भ्रम है। हाँ, ये जो है एकदम जो है मिथ है। ये जो है जो रिलीजियस ट्रेडिशन को, इस ट्रेडिशन को, इसको नहीं, ये कैसे जो चल, इसको मैंने जो है लंबा, इस पर 2-3 पेज हो गया है। पहला जो है देखिए, थेलिस का ये मतलब है नो दाई सेल्फ, और डेल्फी के मंदिर पर था जहां लिखा था कि नो दाई सेल्फ, ग्रीक दर्शन में। उसके बाद जो है सेंट अगस्टाइन, डेस्कार्ट, स्पिनोजा, कांट, फिक्टे, हुसरेल, मार्टिन वेबर, श्रोडिंगर जो है उसने अद्वैत वेदांत पर लिखा है। श्रोडिंगर ने जो है तत्वमसी पर लिखा है साइंटिफिक। श्रोडिंगर जानते हैं, उसको नोबेल प्राइज मिला था, है ना। श्रोडिंगर को जो है नोबेल, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ये दो जो है क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर्स हैं। तो श्रोडिंगर ने अद्वैत वेदांत पर लिखा एक लेख लिखा है, और उसने साइंटिफिक दृष्टि से दिखाया है कि चेतना जो है कि एक ही है, अब माने या न माने। ये कहाँ से बातें चल रही हैं, ये क्यों जो है वेस्ट भी चल रहा है। तो इसमें जो है ये जो है जो 5 बुक्स ऑफ मोसेज है, जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो 5 बुक हैं, उसमें जो दूसरी बुक आती है एक्सोडस, उसमें ये सेंटेंस आया है। क्यों वेस्ट ईस्ट वेस्ट जो है पड़ा हुआ है। हुसरल कहाँ से आ जाते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं से राधा कृष्ण भी आएंगे, उपनिषद लेके आ जाएंगे, राधा कृष्ण की फिलॉसफी हो जाएगी, केसी भट्टाचार्य लेके आ जाएंगे, फिर मान लीजिए और भी जो जितने हैं वेदांती है जो सब लोग वहीं आ जाएंगे। तो ये कहाँ से सब आ रहा है, तो ये उपनिषदों से आ रहा है। उसी ढंग से जब वेस्ट चलता है तो वेस्ट में जो यह हुसरल की दृष्टि जाती है, वहां पर देकार्त की दृष्टि जाती है, और फिर जो है कांट की दृष्टि वहां पर जाती है, फिक्टे की दृष्टि जाती है। ये क्यों बारंबार दृष्टि वहां जा रही है आत्मा पर, इनके पीछे क्या हिडन मंत्र, क्या हिडन मंत्र ये है कि मोसेस ने जब ईश्वर से साक्षात्कार किया तो मोसेस ने कहा, ये मैंने कोट किया, एक्सोडस का ये लाइन है कि मोसेस ने पूछा कि अगर मैं जाऊंगा इजराइल के बच्चों से कहूंगा कि मैं ईश्वर से मिलकर आया हूं, तो पूछेंगे कि क्या प्रमाण है, तो मैं क्या कहूंगा। तो उसी को मैंने कोट करते हुए सेकंड एक्सोडस, प्रोफेट मोसेस आस्क्ड God, when I come unto the children of Israel and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, what is the name? उसका नाम क्या है? What shall I say unto them? उनको क्या कहूंगा? And God said unto Moses, I am that I am. ये फार्मूला है, I am that I am। आप देखिए कांट कहां से ले आ रहा है, क्यों बारंबार कांट I am आ रहा है, क्यों हुसरल जो है ट्रांसेंडेंटल ईगो पर जा रहे हैं। ट्रांसेंडेंटल ईगो जो है आई एम पर क्यों जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, ये उनके धर्म ग्रंथ में है। ये हम भूल जाते हैं, जैसे हम उपनिषद पर जाते हैं वो अपने बाइबल पर जाते हैं, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। क्यों बारंबार वो हुसरल आ जाता है, जो है ये आ जाता है, ये जो है जो क्रिश्चियन और ये हाइडेगर नहीं जाते, क्यों नहीं जाते हैं, वो यहूदी नहीं है कि नहीं, सीधी सी बात है। तो जो ये आ रहे हैं, हुसरल जाएगा उसकी परंपरा में। श्रोडिंगर जाता है, श्रोडिंगर क्यों आया, श्रोडिंगर क्यों अद्वैत वेदांत अच्छा लगा कि उसके यहाँ भी ये कहा गया है। हम भी वही किताब उठाते हैं जो हमारे ट्रेडिशन में अच्छी लगती है, तो वो नहीं उठाते हैं, वो भी वही उठाते हैं। तो ये मान कर चलिए। हाँ, तो उन्होंने कहा आई अहिए असेर अहिए, ये जो है सूत्र है। हमने कहाँ पढ़ा, हमने हाँ जो ये जुडाइज्म हम पढ़ाते थे, और जुडाइज्म पढ़ाते थे उसमें जो है 2 बच्चियां जो है इजराइल की आ गए, तो उनसे मैंने पूछा, ये जो है इसमें 22 लेटर हैं, और ये जो है जैसे उर्दू पढ़ी जाती है दाएं से बाएं वैसे पढ़ी जाती है, कैसे इसका उच्चारण होगा, क्या होगा। तो इस फार्मूला पर मैंने कंसंट्रेट किया, बहुत ये 200 साल पहले की बात है। तो उसको कहते हैं अहिए असेर अहिए, गॉड ने ये कहा, जो हिब्रू वर्ड है, अहिए असेर अहिए। अहिए माने क्या होता, आई एम दैट आई एम, है ना। और क्या कहा गॉड ने, दिस इज माई नेम फॉर एवर एंड दिस इज माई मेमोरियल अनटू ऑल जनरेशन। ये सदा के लिए मेरा नाम है, ये नाम जो है मेरा परिवर्तित होने वाला नहीं है, ये नाम जो है सदा के लिए मेरा नाम है। तो इट इज अ ग्रेट नेम ऑफ गॉड लाइक प्रणव। वी कैन कंपेयर दिस एपिसोड विद द स्टोरी डिपिक्टेड इन बृहदारण्यक उपनिषद में एक स्टोरी आई है। इन द बिगिनिंग दिस वॉज ओनली द सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ पर्सन। आत्मा जो है पहले आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेल्फ डिड नॉट फाउंड एनीवन एल्स, किसी को नहीं देखा, आत्मा ने देखा। ही फर्स्ट सेड आई एम
अहम अस्मि। उसने क्या कहा? पहला कहा अहम अस्मि। Therefore arose the name of I, therefore even today this when one is addressed he says first this अहम अयम। इसीलिए हम लोग जो है आज एड्रेस करते हैं तो क्या कहते हैं? अहम है। पहले मैं हूं कहते हैं, फिर उसके बाद अपना नाम बताते हैं। एंड देन स्पीक व्हाट एवर। इसका मतलब क्या? मैंने ये क्या यहाँ पर कहा? मैंने ये कहा कि कोई भी शब्द जब एक परंपरा से दूसरी, कोई देखिए जो बात आई एम के लिए जो शब्द जो हिब्रू में आ रहा है अहिये, और जो शब्द संस्कृत में आ रहा है अहम, इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है कि नहीं है? अहम आ रहा है संस्कृत में आ रहा है, अहिये आ रहा है ये हिब्रू वर्ड है। तो ये जो सिमिलरिटी होती है, ये सिमिलरिटी जो है ये काफी जो है गहराई में, ये फील, इसको जो लिंग्विस्टिक है फीलिंग सर्टेनिटी कहते हैं, ये ह्यूमन फीलिंग से निकल कर आता है। भाषा तो हम सब लोग बोलते हैं, उसमें समानता हो सकती है, हिब्रू अलग ढंग से लिखी जाती है, वो अलग ढंग से, कोई क्रॉसपॉन्डेंस अभी भी नहीं हुआ। तो ये जो समानता आ रही है अहिये की, आई एम की, जो हमारे यहाँ भी है और वहां भी है, तो इसको क्या हम कहें? तो इसको हुम्बोल्ट मैंने कोट किया है। हुम्बोल्ट जो है लिंग्विस्ट था, जर्मन बड़ा फेमस लिंग्विस्ट था, आप जानते होंगे। फाउंड कॉमन फीलिंग एलिमेंट इन फोनेटिक साउंड ऑफ सर्टेन लेटर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ही ऑब्जर्व्स दैट फोनेटिक ग्रुप यष्टि रेगुलरली डेजिग्नेट्स द इंप्रेशन ऑफ द एंड्यूरिंग। यष्टि जहां पर आता है, यष्टि जहां पर आता है, कोई साउंड अगर यष्टि आ गई तो वह स्थिरता का प्रतीक करती है। जैसे स्टेशन देखिए, है ना, स्टेशन जहां स्थिर होता है उसको लगाया जाता है। उसी प्रकार से अस्था धातु संस्कृत में देखिए, अस्था धातु आती है ना, अस्था धातु माने बैठना, तो ये अस्था धातु संस्कृत। तो कोई कोई जो ग्रुप है, ग्रुप के जो नाद होते हैं उनमें जो है एक विशेष प्रकार की समानता होती है, और वह जो है एक साथ जो है उनका उच्चारण होता है। द फोनेटिक साउंड डिफरेंट। यल दैट, और साउंड ऑफ यल क्या है? मेल्टिंग एंड फ्लड। जब भी यल का उच्चारण किया जाता है तो कुछ द्रवित होने वाला, लब जैसे है कि नहीं, तो कुछ द्रव वाली बात होती है। उसी प्रकार से वी का प्रोनाउंसिएशन जो है उसका जो है इस प्रकार का। तो क्रेटिलस एक बुक, क्रेटिलस प्लेटो का डायलॉग है, आप जानते होंगे। इसमें जो है वन ऑफ द डायलॉग प्लेटो सॉक्रेटिस इन्फॉर्म्स हर्मुजेंस दैट ओरिजिनल नेम्स हैव बीन बरीड फॉर द सेक ऑफ यूफोनामी। उच्चारण के लिए, अपनी सुविधा के लिए लोगों ने जो ओरिजिनल नेम थे उसको जो है दबा दिया। He also talks about account of the name, saying hard is the name of the good and knowledge of names is a great part of the knowledge. Hard is the name of good, गलत लिखा गया है, hard is the knowledge of good। शुभ का ज्ञान बहुत ही कठिन है, and is a great part, and names is the great part of the knowledge। और नाम जान जाना उसका एक बहुत, उसने बड़ा लंबा उसमें डायलॉग है क्रेटिलस, जहां उसने दिखाया जो है विटगेनस्टाइन के उल्टा नेम इज कन्वेंशन, यहीं से शुरू हुआ है। उसमें दो डायलॉग, उस डायलॉग में यही दिखाना है कि नेम जो है कन्वेंशन नहीं हो गए। तो एक प्रकार से कहें तो विटगेनस्टाइन के उल्टा वो चल रहा है ना, जो विटगेनस्टाइन का जो बाद वाला दर्शन है ना। लेकिन वो ये कह रहा है कि गलत नेम, मूल नेम के बारे में कहा है। तो यहाँ हमने ये कहा है कि जो इस प्रकार के नाम होते हैं वो नैयायिकों के और उसके जो है में समानता हो सकती है। दूसरा जो बात मैंने लिया है, अब ये जो है कांट बारंबार कहता है कि आई एम ज्ञान नहीं है। आई एम जो है ये जो है ज्ञान नहीं, ये जो है दिस रिप्रेजेंटेशन इज थॉट नॉट एंड नॉलेज। तो भारतीय दर्शन की शब्दावली में कहें तो इसको क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने नव्य न्याय का एक उदाहरण जो है, नव्य न्याय में कैसे चलते हैं, तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष का भेद किया जाता है। मैंने इसको कहा है यहाँ कि ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जो है वो हो सकता है, सविकल्पक प्रत्यक्ष जो है नहीं हो सकता। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ये कहते हैं कि जैसे गौ को मैंने देखा, उसको समझ लीजिए, ये भी बात एक समझने की है। जो लोग जानते हैं नव्य न्याय वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए जो है, जैसे गौ का प्रत्यक्ष हुआ है ना, गौ का प्रत्यक्ष हुआ, उसमें तीन चीजें जरूर होती हैं। एक होता है सामान्य, जिसको गोत्व कहते हैं, उसमें तो लगा दीजिए, गोत्व जो है गोत्व हो गया। एक हुआ विशेष, जो व्यक्ति हुआ, गाय हुआ, और दोनों में जो जाति और व्यक्ति के मध्य जो संबंध होता है उसको ये समवाय संबंध कहते हैं, है ना। समवाय संबंध से उसमें जो आता है,
तो गो तो पर आता है विशेषणता, जो विशेषण होता है, गो तो विशेषण है ना, गो तो नहीं रहेगा गाय में तो गाय नहीं होगा, है ना। यहाँ प्लेटो से भी चल सकते हैं कि ऑल नॉलेज इज नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। नॉलेज इज क्लासिफिकेशन, ज्ञान जो है वह क्या है, वर्गीकरण है। हमारे गुरु जी जो बद्रीनाथ जी थे, अरे बद्रीनाथ सिंह, उनको स्टेज पूरा याद था, WT स्टेज वो लेते थे तो ऐसे ही बोलते जाते थे, बहुत कब पढ़ा है और आप लोग तो स्टेज। तो नॉलेज इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि जो लोग यूनिवर्सलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, जैसे आप इस कमरे से उस कमरे में गए, किसी को कुर्सी का, मान लीजिए उस कुर्सी का एक पाया टूटा है, तो कुर्सी कैसे कहते हैं उसको, उस कुर्सी का कलर, आपने जो उदाहरण के लिए कुर्सी देखी है वो दूसरे कलर के, वो कुर्सी दूसरी कलर के, वो उससे भिन्न है, उसको भी आप कुर्सी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो क्यों कुर्सी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको सामान्य का ज्ञान है कि नहीं। तो जब तक सामान्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक विशेष का ज्ञान नहीं हो सकता। ये जो है यूनिवर्सलिस्ट कहते हैं कि विशेष के ज्ञान के लिए सामान्य का ज्ञान बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से गाय के ज्ञान के लिए, गो के ज्ञान के लिए, गो तो ज्ञान बहुत जरूरी है। किसी भी गाय को देखे, एक गाय बैठी हुई है, एक गाय जो है खड़ी हुई है, एक गाय जो है वो घास चर रही है, और सबको हम गाय कहते हैं। तो गाय कहने का मतलब है हमको गोत्व का ज्ञान है। तो अगर गोत्व का ज्ञान नहीं होगा तो हमको उसको गाय नहीं कह सकते। तो सविकल्प प्रत्यक्ष में गाय का हमको ज्ञान हुआ। हाँ, तब सामान्य होगा ही नहीं ना। नित्यम अनेका अनुगतम है ना, नित्यम एकम अनेका अनुगतम। इसलिए जहां एक पदार्थ रहता है उसमें सामान्य मानते ही नहीं है। हैं, आकाश में जैसे सामान्य नहीं मानते हैं, जो एक ही रहेगा, नित्यम अनेका, नित्यम एकम अनेका अनुगतम, है कि नहीं। एक सामान्य एक है, अनेका अनुगत है, तो उसमें सामान्य नहीं मानते। लेकिन इस प्रणाली को वो आगे ले लिए हैं, इसको ऐसे मत छोड़ दिए। अब आगे देखिए, अब ये क्या होगा कि गाय का जब हमको ज्ञान हुआ, किसी गाय का ज्ञान हुआ, तो गोत्व का हमको ज्ञान था, है ना। उसके पहले क्षण में जैसे हमको गोत्व का ज्ञान नहीं रहता तो हम उसको गाय नहीं कहते, है ना। उसको गाय कह रहे हैं, हमने उसको कुर्सी कहा तो हमको उनकी भाषा में कहें, प्लेटो की भाषा में कहें तो कुर्सित्व का ज्ञान था, इसलिए मैंने उसको कुर्सी कहा। नैयायिकों की भाषा में कहें तो हमको जो है गोत्व का ज्ञान था, इसलिए हमने उसको ज्ञान। तो ये गोत्व का ज्ञान कब हुआ था, तो वो कहेंगे कि गोत्व का ज्ञान जो है निर्विकल्प प्रत्यक्ष में हुआ था। गोत्व का ज्ञान कहाँ हुआ, निर्विकल्प प्रत्यक्ष में हुआ। लेकिन निर्विकल्प प्रत्यक्ष में हम ये नहीं बता पाए कि, ये नहीं समझ पाए कि ये गाय का विशेषण है। किंचित अस्त कोई चीज आ रही है तो गाय तो दिखाई दे रही, लेकिन क्या है। तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष में भी सामान्य का भी ज्ञान होता है। अच्छा, इसके पहले एक और चीज समझ लेते हैं कि जो विशेषण होता है उस पर विशेषणता आती है, जो विशेष होता है उस पर विशेषता। इसको भी उसी ढंग से ले लीजिए कि विशेष के ज्ञान के लिए विशेषता को हमको जानना पड़ेगा कि नहीं। भाई नॉलेज इज क्लासिफिकेशन है, तो जब विशेष से भी जाने, किसी को हम विशेष से कर रहे हैं तो हमको विशेषता जानना पड़ेगा कि नहीं। विशेषता तो जानेंगे तभी ना विशेष से कहेंगे। उसी प्रकार से विशेषणता हम क्यों कहते हैं, विशेषणता जानेंगे तभी ना हम उसको विशेषण कहेंगे, नहीं तो विशेषण कैसे पहचानेंगे। जैसे गाय और कुर्सी का उदाहरण लिया, उसी ढंग से आप इसी ढंग से चलिए। आप उसकी जो है ऑन्टोलॉजी में मत जाइए न्याय के। ऑन्टोलॉजी में हम लोग भी क्वांटिफायर में चलते हैं, हम कहते हैं कि यूनिवर्सल है और ये जो है पार्ट। तो क्या आप ये पढ़ते हैं क्या कि सिंटेक्टिक है कि ये सिमेंटिक है क्वांटिफायर। ये तो बात की न बात है, पहले समझिए तो क्या बात हो रही है। बात ये रही हो रही है कि नॉलेज इज क्लासिफिकेशन। जब विशेषण आएगा तो विशेषणता का ज्ञान होगा ही, और जब जो है विशेष आएगा तो विशेषता का ज्ञान होगा, और समवाय आएगा तो जो है उसका जो है उसके संबंध का ज्ञान होगा, है कि नहीं। तो ये तीन चीजें जो है हमेशा रहती हैं। लेकिन निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम तीनों को जोड़ नहीं पाते हैं, और सविकल्पक प्रत्यक्ष में समझ जाते हैं कि गोत्व जो है वो गाय का विशेषण है, इसलिए हम ज्ञान। तो ये तीनों चीजें जो है ज्ञान, इसलिए विश्वनाथ न्याय सिद्धांत मुक्तावली न प्रमा ना भ्रम स्यात् निर्विकल्पकम। जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है न भ्रमा है और न जो है ये प्रमा है ना।
ये दोनों नहीं है, ये दोनों से अधिक, क्योंकि प्रमा और भ्रम दोनों के लिए उसको क्या जानना पड़ेगा, विशेषता जाननी पड़ेगी। जैसे कहा इदम रजतम, इदम रजतम कह दिया, यह जो है क्या है, तद्वत तत्प्रकार अनुभवम प्रमा, है ना, तद्वत तद प्रकार अनुभव यथार्थ है, या प्रमा उसको कली तद्वत तद प्रकार अनुभव। तो कोई कहा इदम रजतम, यह जो है चांदी है, ये ज्ञान प्रमा है, तो इसमें क्या क्या चीज आएंगी, एक तो है रजतत्व वत, इसमें दो पार्ट है, अभी उसमें नहीं है, नहीं तो इसमें दो पार्ट है, एक जो है ऑन्टोलॉजिकल पार्ट है और एक जो है एपिस्टेमोलॉजिकल पार्ट है। जैसे प्लेटो की अरस्तु के डिफिनीशन में, टू से आप व्हाट इज दैट इट इज, एंड टू से आप व्हाट इज नॉट दैट इट इज नॉट, टू से आप इज ट्रू, है ना। तो एक ऑन्टोलॉजिकल पार्ट आता है, टू से आप व्हाट इज है एंड व्हाट इज नॉट है, और व्हाट इज है तो उसको व्हाट इज कह रहे हैं, और व्हाट इज नॉट है तो उसको व्हाट इज नॉट कह रहे हैं, तो वो ज्ञान क्या होगा, वो सत्य होगा। उसी प्रकार तद्वत, मतलब तद का अर्थ है विशेषण जो उसमें आ रहा है, तद्वत के होने पर तद्वत प्रकार को ज्ञान, तद प्रकार को ज्ञान, और उसी प्रकार का अगर आपको ज्ञान होता है तो वह ज्ञान जो है क्या है, प्रमा है। तो इदम रजतम में जो विशेषण है वो रजतत्व है ना, अभी कहा ना विशेषण का ज्ञान होना चाहिए तभी ना ज्ञान होगा, गो में गोतो का ज्ञान होगा, तो विशेषण रजतत्व है। तो रजतत्ववत निष्ठ जो है में रजतत्व प्रकार का अगर ज्ञान होगा तब वह ज्ञान जो है यथार्थ ज्ञान होगा। तो इसको कहेंगे रजतत्वन निष्ठ विशेषतानुरूपित रजतत्वनिष्ठ प्रकारताशाली ज्ञानम प्रमा, है ना। कि रजतत्ववत जो है, रजतत्ववत माने टेबल पर क्लॉथ रखा है, तो टेबल का अगर क्लॉथ रखा है इस प्रकार का ज्ञान होते फिर उसमें जो है, तो रजतत्ववत निष्ठ विशेषता रूपित उनकी शैली है अपना कहने का, रजतत्वनिष्ठ प्रकारताशाली ज्ञानम प्रमा, और रजतत्वाभावम निष्ठ विशेषता रूपित रजतत्वनिष्ठ प्रकारताशाली ज्ञानम अप्रमा, है ना। उन दोनों में हमको क्या चाहिए, इसमें मतलब नहीं है, आप देखिए दोनों ज्ञान में हमने भ्रम का भी परिभाषा दिया और किसका परिभाषा दिया, ज्ञान का भी। दोनों में हमको क्या चाहिए, विशेषता चाहिए और प्रकारता चाहिए। लेकिन जहां हम विशेषता और प्रकारता का निश्चय नहीं कर पाएंगे वहां निर्विकल्पक ज्ञान होता है, और उसमें रहता शब्द है लेकिन हमको पता नहीं लगता है, इसलिए वह ज्ञान जो है न भ्रम है और न प्रमा है। जैसे बर्टन रसेल ने नॉलेज ऑफ एक्विटेंस का नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन से भेद किया, है ना। जब नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन होगा तो उसको सत्य और असत्य का कह सकते हैं, कुछ उसी ढंग का भेद है, लेकिन ये केवल पर उसी ढंग से हमने कहा है कि आई एम जो है, अब कांट का पक्ष लें, कांट क्यों कह रहा है कि नॉलेज नहीं है, हम इसको दिखाने के न्याय की शैली में, क्योंकि भारतीय दर्शन यहाँ कर रहे हैं, तो न्याय की शैली में भट्टाचार्य जी ने कह दिया कि ये निष्प्रकारक ज्ञान है, आई एम जो है निष्प्रकारक ज्ञान है, निर्विकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक बोध है। तो इसको दिखाने के लिए मैंने कह दिया आई एम आपको हुआ, इसमें आई और एम में कौन जो है सब विशेष है और कौन जो है विशेषण है, जरा बताइए। आई और एम में कौन जो है विशेष है और कौन जो है विशेष, इसका निश्चय ही नहीं होगा। जब नहीं निश्चय होगा तो ये क्या निर्विकल्पक है, निर्विकल्पक है तो उसको सत्य न कह सकते हैं, न असत्य हो सकते हैं। तो कांट का पक्ष जो है चला, ये टेक्निक जो है, एक जो है काश्मीर सेविज्म का हमने दिखाया है, और एक जो है क्या दिखाया है, एक जो है नव्य न्यायिका की जो है तस्मात ये आई एम जो है न ज्ञान है न भ्रम है, इसलिए जो है ये दोनों जो है। उसके बाद मैं फैक्ट पर आया हूं, फैक्ट पर आया हूं, उसमें की कुछ बात बता दें। फैक्ट पर देखिए, इसमें जो है इन्होंने दो प्रकार के विधान का, ये इनका जो है ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन देखिए एक दिखता है, कांट की दृष्टि से ये इन्होंने लगा। हम लोग फैक्ट का क्या वर्णन करते हैं कि इट इज एग्जिस्टेंट एंड इट इज ए नॉन एग्जिस्टेंट, है कि नहीं। एक जो है एफर्मेटिव होता है और एक जो है, अब इन्होंने वस्तुता विधान में दो प्रकार का अंतर किया है। एक जो है जहां पर जो है हम वस्तुता विधान करते हैं, वस्तुता का विधान जो है उसमें एक मुख्य विधान है। तो मुख्य विधान वो ये होता है कि हम वस्तु को कहेंगे कि वो अस्तित्व रखती है और उसका अस्तित्व नहीं होता। हम कहते हैं कि कप है और हम कप नहीं है, है ना, ये कहते हैं कि नहीं, कप है और कप नहीं है, ये दो है मुख्य विधान। जब एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का विधान करते हैं तो ये मुख्य विधान हो गया। इसके साथ जो है अमुख्य विधान भी होता है, एक ही साथ हो सकता है। अमुख्य विधान क्या है, ये संभावना, मान लीजिए हम ये जो है
ये जो है हाथ में बर्फ लेकर के चल रहे हैं, हाथ में बर्फ लेकर के चल रहे, तो मुख्य विधान ये है कि बर्फ है, और मुख्य विधान ये है कि कुछ क्षण बाद इसकी संभावना है कि वह बर्फ जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो मुख्य विधान के साथ ही एक अमुख्य विधान भी तत्व में होता है, फैक्ट में होता है। तो फैक्ट में एक जो है अमुख्य विधान होता है और एक जो है मुख्य विधान होता है ना। ये दोनों हो सकते हैं, दोनों साथ ही हो सकते हैं। जब हम अस्तित्ववाद, जैसे आप देखेंगे ट्रैक्टेटस पढ़ेंगे तो उसमें केवल मुख्य विधान की तरफ ध्यान दिया गया है, अमुख्य विधान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इससे क्या संभावना होती है, तो इसको मैंने लिखा है कि ये प्रकार की जो फैक्ट की थियरी है, ये व्यवहार में हमको प्लानिंग करने के लिए सजेस्ट करती है, व्यवहारिक प्लानिंग के अनुरूप है, कहीं मैंने लिखा है इसमें, है ना। देयरफॉर नॉन एग्जिस्टेंस, इसको उन्होंने आभासीय वस्तु कहा है। इस प्रकार की जहां संभावना हो कि हम ले आ रहे हैं, लेकिन सेंसेशन जो हो रहा है, इंद्रिय अनुभव जो हो रहा है, वो अस्तित्व का हो रहा है, अनस्तित्व का अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन ये उसमें संभावना हो रही है, उसके प्रकार में आ रहा है, ये उसका प्रकार बन रहा है। प्रकार क्या बन रहा है, उसका विशेषण एक क्या बन रहा है कि ये नष्ट भी हो सकती है। तो ये जो है हमको प्लानिंग के लिए, एक योजना तैयार करने के लिए, उस वस्तु को सम्यक रूप से समझने के लिए एक दृष्टि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, आप 4 दिन का घर में खाना लेकर के आए, आटा लेकर के आते हैं, हम लोग तो रोज ही आते हैं, उसके साथ ही आपको ये लगता है, उसके साथ ही आपको ये भी विधान मन में आता है कि ये तो खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ता बाद हमको जाना पड़ेगा। तो इसको कहाँ पकड़ पाता है आपका लॉजिकल एटामिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इसको पकड़ पाता है क्या इस फैक्ट को? लेकिन जब मुख्य विधान के साथ और मुख्य विधान को ध्यान में रखेंगे, तो ये इनकी नवीनता ये है कि कांट में तीनों को अलग अलग किया है। आप कैटेगरीज देखेंगे तो जो है प्रॉब्लमेटिक, एसर्टोरिक और फिर जो है नेसेसिटी, अलग अलग है। इन्होंने क्या किया है कि नहीं, ये जो 2 कैटेगरी है, इन दोनों को एक ही साथ आप लीजिए ना, देखिए क्या मजा है ना, कितना जो है समझने में आनंद आता है कि जो हमने फैक्ट लिया वह जो है, तो इसको मैंने लिखा है, इसको फिनोमिनल फैक्ट कहा है। उसमें एक नया चैप्टर, इसीलिए मैं बुक पास रखा था कि आपको दिखाता, लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं, तो इसलिए जो है वो दूसरे तीसरे जहाँ फिनोमिनल फैक्ट इसमें लिखा है, जो उनका अनुवाद किया है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें मुख्य बात यही है कि हम जो 2 कांट में हैं उनको एक साथ लेते हैं, लेकिन मुख्य विधान एक ही होगा, एग्जिस्टेंस होगा और नॉन एग्जिस्टेंस होगा, और उसके साथ हम संभावित या असंभावित को ले सकते हैं। तो उससे हमको तथ्य को समझने में एक दृष्टि मिलती है। हमने इसने कहा था इट इज ए थियरी ऑफ डायनेमिक फैक्ट्स, है ना। ये डायनेमिक फैक्ट को डायनेमिक रूप से समझने में हमारी मदद करता है। और यह जो है लॉजिकल एटॉमिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म की जो दृष्टि है, वो फैक्ट को स्टैटिक फैक्ट के रूप में देखती है कि ये फैक्ट है और फिर जो है नहीं है, तार्किक ढंग से डिराइव करना। लेकिन इसी के साथ आप योजना बनाना है, हमारे पास कितने साल का है, 5 साल का है, कि इसके साथ इसको पकड़ने वाली भाषा कहाँ है? इसको पकड़ने वाली जो कांटियन भाषा है, वो एटॉमिक लॉजिकल एटॉमिज्म की भाषा से और लॉजिकल जो है पॉजिटिविज्म की भाषा से ज्यादा सशक्त है। क्यों सशक्त है? कि इसमें हम एग्जिस्टेंस के साथ पॉसिबिलिटी को भी एक ही साथ ज्ञान के अंदाज से देखने में सबल हो जाते हैं। तो ये तो हमको बड़ा, हम भी पढ़े तो हमको बड़ा आनंद, हम कांट तो बहुत बार पढ़े हैं, सबको अलग अलग करके देखते हैं, पॉसिबिलिटी को अलग करते हैं और जो है जो एग्जिस्टेंस को अलग कर लेते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मिलाइए ना, एक को मुख्य विधान में रखिए और एक मुख्य विधान होता है। अब जो है जिसका दिमाग उमाग गड़बड़ होता है, जो ज्यादा व्यग्र होता है, उसका क्या होता है कि अमुख्य विधान ही मुख्य विधान हो जाता है और मुख्य विधान जो है अमुख्य विधान हो जाता है। मान लीजिए आपको ले आइए, मान लीजिए 5 किलो आटा की जरूरत है, आपके घर में जो है जो आफत आ गई है कि नहीं, वो समझ तो कुछ है ही नहीं, तो खत्म हो जाएगा। तो खत्म होगा तब ना, ये जो है होना चाहिए था, विवाद होना चाहिए था, उसी समय विवाद होने लगेगा, और विवाद इसको मान के होने लगेगा कि ये खत्म ही है कि ना, ये खत्म ही है, उसको मानकर। तो उसमें होता क्या है कि अमुख्य विधान को हम मुख्य विधान समझ लेते हैं और मुख्य विधान जो है वो गौण विधान हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द नोन एग्जिस्टेंस इज एडजेक्टिव, इसको प्रकार कहा है जो अमुख्य विधान है, of that existent and the non-existent always. Therefore, non-existence is phenomenal reality. We may call it phenomenal fact. One may say that logical atomism and positivism have only the theory of static facts, but here
we have a theory of dynamic facts doing more justice to our understanding of facts in ordinary life. This may satisfy to some extent the expectation of para-relativist like Richard Rorty. रिचर्ड रोटी ने जो है, आप जानते हैं, पढ़े होंगे, फिलॉसफी एंड होप ऑफ द न्यू वर्ल्ड करके किताब लिखी है, उसमें जो है, उसमें मैंने रेफरेंस दिया है, उसका तीसरा चैप्टर आप पढ़िए, फिलॉसफी एंड सोशल होप, तीसरा चैप्टर पढ़िए, तो वो सब रिलेटेड, न इंटरनल है, न आउटर है, न एक्सटर्नल है, न आउटर है, न अपीयरेंस है, न रियलिटी है, तो ये है न वो है। तो ये कुछ एक्सटेंट तक जो भट्टाचार्य जी ने दृष्टि दी है वो उनको सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन फुली नहीं, क्योंकि वो कहते हैं अपने को, क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपने को, उन्होंने पैरा रिलेटिविस्ट, वो अपने को पैरा रिलेटिविस्ट कहते हैं, मतलब सब कुछ हम रिलेटिव मानते हैं, ह्यूमन के नीड के अनुसार सब चीज रिलेटिव है, एक्सटर्नल आउटर इसका कुछ अपीयरेंस रियलिटी कुछ का भेद नहीं, लेकिन और कॉमन सेंस को भी नहीं मानते हैं। कॉमन सेंस जैसे मान लीजिए आप कहें कि नहीं कॉमन सेंस के अनुसार गलत है, तो वो कहेंगे कि कॉमन सेंस भी जो है वो बहुत ज्यादा प्रामाणिक नहीं है, जो हमारी आवश्यकता होगी इसलिए कर। तो हमने किसी को आलोचना नहीं किया, हम कहा है कि कुछ हद तक सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि जगत की देखिए, यह तो सत तत्क्षणिकम, ये तो बौद्ध दर्शन का बहुत अच्छा फार्मूला है, लेकिन यह तो सत तत्क्षणिकम, यह जो है हमको निर्वाण के लिए प्रेरित करता है। दुनिया में छोड़ो, ये डेली जीवन में कोई प्लानिंग के लिए थोड़े बताता है, डेली जीवन में प्लानिंग कैसे करेंगे, फैक्ट को कैसे समझेंगे, उसको थोड़े ये बताता है। आपको निर्वाण छोड़ना, आप संन्यास ले लीजिए, सब चीजें तो नष्ट होने वाली हैं, आप कहाँ खड़े हैं, घर जो है जल रहा है, इसमें से निकलिए। ये जो है कुछ राहत देने, ये क्लासिफिकेशन जो है व्यवहार में, ये कहें तो वैदिक क्लासिफिकेशन के जैसे कहा कि जो 6 जो बताए गए हैं कि जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, है ना, और उसके बाद क्षीयते, विनश्यति, ये 6 जो क्रियाएं बताई गई, परिवर्तन होता है 6 प्रकार से। पहले कोई वस्तु उत्पन्न होती है, फिर वो कुछ देर तक रहती है, जायते, अस्ति, फिर वर्धती है ना, फिर उसमें जो है नहीं जायती, अस्ति, विपरिणमते, उसमें जो है परिवर्तन होता है, फिर वर्धते होती है, फिर जो है उसमें जो है अपक्षीयते होता है, और फिर जो है विनश्यति हो जाती है। तो हमने जो कोई चीज पौधा लगाया तो इसी ढंग से होता है, मनुष्य भी इसी ढंग से आता है। तो उसके साथ कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी प्लानिंग की जो योजनाएं बनती हैं, ये जो तथ्यात्मक सिद्धांत है कि मुख्य के साथ गौण को भी लेना चाहिए, ये उसको ज्यादा अच्छी तरह से पकड़ता है, न कि स्टैटिक फैक्ट्स वाली थियरी। तो ये बात जो है इनके हमको समझ में आई, तो इसको मैंने बताया। और ये जो फेथ ओथ वाली बात की है, उन्होंने एक लिखा, उनका एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड के डिफेंस में जो है, यहूदी फ्रेंड था, उसके डिफेंस में हेगल ने एक जगह किया है, जो फेथ वाला बात इसने कहा है, कांट के दर्शन में जानते ही है, फेथ है ही है, श्रद्धा है ही है। तो हेगल ने एक जगह कहा है, वो किताब हमको नहीं, बहुत पहले पढ़े थे, किताब हमको मिली नहीं, फेथ एंड रीजन, उसका एक हेगल का लेख, बहुत लंबा सा लेख है, वो छपा हुआ था, उसको मैंने पढ़ा था, लेकिन वो उसका रेफरेंस नहीं मिला, लेकिन बात याद थी इसलिए कोटेशन मैंने दे दिया कि वह जो है वो कहता है कि ये जो है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन था, कांट प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन था, तो इसलिए ये फेथ की बात करता है कि प्रोटेस्टेंट लोग जो है फेथ पर जाता है, लेकिन बात ये नहीं है, प्रोटेस्टेंट फेथ पर जाते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो है वो ग्रेस पर जाते हैं, वो कर्म की उतनी ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो मेडेल्सन जो है एक फ्रेंड था, कांट का फ्रेंड था, वो यहूदी था, वह जो है उसके डिफेंस में उसने एक ऐसे लिखा था, ओरिएंट वन सेल्फ इन थिंकिंग, व्हाट डज इट मीन टू ओरिएंट वन सेल्फ इन थिंकिंग, है कि नहीं। तो वो उसका देहांत हो गया था, और जैकाबी उसकी बहुत आलोचना करता था, तो उसके डिफेंस में उसने एक लेख लिखा था, उसमें जो है ये यहूदी में है कि वो जो है उसने ये कहता था कि यहूदियों में कोई ईश्वर की उतनी विवेचना नहीं है, केवल आदेश और क्या हमको नित्य कर्म करना चाहिए, इसी का विवेचन है, और ईश्वर तो है किसी को भी मिल सकता है, ईश्वर तो किसी में, ये इसका पालन करिए, बस यही कहा गया है, ईश्वर के विषय में कोई खास बात जो है नहीं कह। तो वो जो है उसके डिफेंस में जो है कांट ने कुछ बातें जो है वहां पर जो उसने बताई है, और उसको बता करके वहां पर जो है उसको, क्योंकि प्रोटेस्टेंट कहेंगे तो सोलो ग्रेटिया, केवल ग्रेस से ही पार हो सकते हैं, इसलिए किरकेगार्ड ने जो है 3 स्टेजेस बनाई। कौन कौन? एक जो है एस्थेटिक स्टेट, फिर जो है मॉरल, और फिर जो है रिलीजियस जो है ऊपर। कांट मॉरल के ऊपर नहीं जाता है,
क्योंकि उसका कारण है कभी जो है, तो मॉरल स्टेट के ऊपर जो है वो ऊपर वाली बात नहीं हो गई है, इसलिए वहां पर जो है मॉरल स्टेट पर ही वहां पर जाता है। फिर उसके बाद जो है एक ये जो है सर्टेनिटी जो है, ये मॉरल सर्टेनिटी जो है वो आगे, उसके बाद जो है टेलियोलॉजिकल सर्टेनिटी। टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट का तो कांट ने खंडन किया है, लेकिन टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट पर जो बहुत सारा बेसिस जो है वो क्रिटिक ऑफ जजमेंट में है। किसी को खंडन कर देते हैं कि आप वो काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जहां कहीं आर्डर दिखाई देता है और जहां कहीं, इसको मैंने बढ़ाया नहीं, कह रहे हैं कि इसको कोष्ठीकृत कर दिया, बहुत बड़ा विषय है। नीति शास्त्र भी बहुत बड़ा विषय है और ये जो है सौंदर्य शास्त्र भी बहुत बड़ा विषय है, तो इसको केवल मैंने बांध दिया है दोनों तरफ से, इसको रस्सी समझिए, उसमें मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। अब बांधना जरूरी था, नहीं तो ये जो है ये बातें नहीं बता सकती, वस्तुता वाली बात, वस्तुता वाली बात और आईएम की बात, जो आईएम बड़ा जरूरी है, हमको ये बताना बहुत जरूरी था कि दोनों, हाँ, ये बताना बहुत जरूरी था कि आत्मदर्शन जो है केवल हमारी बपौती नहीं है। आत्मदर्शन जो है ये ईस्ट में भी है, वेस्ट में है, बाइबल में है। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आप चल रहे हैं, बाइबल में है आत्मदर्शन, तो आगे ग्रीक में है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये हमारी ही बपौती है, हम ही जो है इसके जो है पुरोधा है। तो ये जो है, तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट में पर्पज को लिया गया, पर्पज को लेकर के जो है ये किया गया, और ये पर्पज जो है भट्टाचार्य जी ने कहा है हमको आत्मा का आभास कराते हैं। सुंदरता को देखिए या उसको देखिए, क्या नाम है, सबलाइम को देखिए, सबलाइम को यहाँ भयंकर रूप में लिया गया। सबलाइम माने महाभाव, महाभाव को यहाँ भयंकर, जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, कोई जो है विपत्ति पड़ जाती है, कोई जो है कुछ हो जाता है, तो क्या होता है, कोई जो है कांट ये कहता है कि ये सब जो परिस्थितियां आती हैं तो हमको वो नैतिकता की तरफ, कि हमारे अंदर जो नैतिकता है वो इससे भी महान है, ऐसे हमको नहीं नैतिकता दिखाई पड़ती है। हम या सामान्य ढंग से देखिए कि जब विपत्ति पड़ती है, कोरोना आ जाता है, लोग धर्म कर्म करने लगते हैं, है कि नहीं। तो जो लोग धर्म कर्म करने लगते हैं, जब भी विपत्ति पड़ती है, बाढ़ आ गई, ये आ गई, वो आ गई, तो सामान्य मनुष्य जो चलता है वो धर्म कर्म करने चल जाता है। और कांट ये कहता है कि उस समय जो है उसकी जो है एक शुभ पहलू, अच्छा पहलू, ये अब इसी के बाद मैं समाप्त कर रहा हूं, उसका अच्छा पहलू ये है कि वह हमको जो मूल सूत्र है, जो हमारा मूल धर्म है, मूल नैतिकता है, उसकी तरफ प्रेरित कर देता है, और उसमें उसकी सार्थकता है, और इसलिए उसको भी महत्व देते हैं। और इसलिए वो यहूदियों के, उसको याद करता है कि यहूदियों की सबसे अच्छी बात क्या दिखाई दी, कि उसने कहा, ईश्वर ने कहा कि तुम हमारी मूर्ति कभी मत बनाना। क्यों नहीं बनाना, कि जो मानव के अंदर है वह सबसे चमकदार हीरा है, वो नेचर से भी बड़ा है, नेचर को भी, प्रकृति जो है वो मानव को परास्त कर सकती है, कांट कहता है मानवता को परास्त नहीं कर सकती है। तो ये जो मनुष्य को धीरज बनाने का बात है कि हमको परास्त नहीं कर सकती मानव में, वह जो है जैसे कठोपहंस सूचिसत है ना, कठोपनिषद में कहा गया कि वह जो है सूर्य जो चल रहा है उससे भी बड़ा जो है आत्मा जो है हमारे अंदर निहित है कि नहीं। तो हमारे वहां उतना नहीं जाता है, वो कहता है हमारे वसु अंतरिक्ष तक, है ना। तो ये जो है, तो जितना बड़ा आत्मा है सब जगह जो है उसी प्रकार से मॉरल लॉ से हमको परिचित करा देता है, और वह मॉरल लॉ जो है हमको प्राण देता है, वह मॉरल लॉ से तो हमारी जीवन की सार्थकता हो जाती है। जब विपत्ति पड़ती है तो हम ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं और अपने नैतिक कर्म की आचरण की तरफ मुड़ते हैं, और समाज में इससे कुछ अच्छाई भी आ जाती है, दोनों तरफ होता है, एक सोशल गुड भी होता है और हमारा भी कुछ अच्छा बन जाता है, तो इससे संभावनाएं अच्छी हो जाती हैं। तो सोशल गुड की तरफ हमको प्रेरित करता है, आध्यात्मिक गुड की तरफ प्रेरित करता है। तो ये भगवत गीता से ज्यादा मिलता है। जैसे युद्ध भूमि देखिए, फिनामिना नामना क्या है, ये युद्ध भूमि में धर्म क्षेत्र सब लड़ाई उड़ाई चल रही है, भगवत गीता में क्या है, लड़ाई आ गई, है ना। अर्जुन को विषाद योग हो गया, पहला क्या है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो ये जो है वो ले जा करके बैठ गए चुपचाप। उसके बाद जब विषाद योग के बाद क्या आता है, जैसे हम फेमिन देखते हैं, ये देखते हैं कि भूकंप आ गया, ये आ गया, हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो धर्म कर्म की चेतना आ गई, तो उपदेश दिया कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फले सुकदाचन, है ना। उसके बाद विषाद योग के बाद किससे परिचय कराया, दूसरा अध्याय में परमेश्वर ने परिचय किया कि भाई कर्म करो, फल की आशा न करो। तो कहा कि तो आप मोहित कर रहे हैं,
है ना, कर्म छोड़ करके तो आगे चल करके फिर जो है उसको मनाते मनाते जो है अपना रूप दिखाया। फिर जहाँ कांट में ईश्वर श्रद्धा से आ रहा है वहां जो है ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, है कि नहीं, विश्व रूप ही दिखा दिया। तो एक ही बात है वहां जो है, तो तीनों स्थानों में, कांट के स्थान में और भगवत गीता के स्थान में प्रक्रिया एक ही है। पहले विपत्ति आती है, फिर जो है कर्म का उपदेश होता है, और फिर जो है गीता में भगवान का साक्षात्कार विश्वरूप दर्शन आ जाता है, और कांट में जो है फेथ आ जाता है। और जब फेथ आ गया तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं इसको विश्राम देता हूँ।